Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all in exam focused revision sessions February 2023. Today we are conducting fifth and the last session on CAF 2 text practices. The timing of today's session would be from 9:30 a.m. to 1 p.m. with necessary breaks which will be announced from time to time. These sessions are available at ICAP House, Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Multan, Gujranwala, Peshawar and Quetta. The students of other cities and abroad can join us using ICAP Students Facebook page, which is icap.ca students. The students on Facebook page can ask their questions in comment sections. Students can also send the queries on WhatsApp number 03081659,703. I repeat 03081659,703. The material being used today will be available through a link in comment section in the comment section of this video. This link will be pinned so that students can find it easily. We are lucky enough that we have Mr. Ali Imran with us for this session. He has teaching experience of more than 8 years. Initially, he started working as a CFO in a pharmaceutical sector, but soon he realized that teaching is his passion. Hence, he adopted his passion as his profession. His areas of interest are business law, taxation, audit, and corporate laws. One of the most passionate teachers in CA fraternity. Please welcome Mr. Imran Ali. थैंक यू सो मच जी। अली इमरान को वेलकम के लिए बहुत शुक्रिया। नहीं कोई हो जाता है। मिस्ट्री के मोबाइल आप पास सर आज लास्ट डे है और इंशाल्लाह मैक्सिमम कोशिश होगी कि सेल्स टैक्स को हम अच्छे से आपको डिलीवर कर पाएँ। चैप्टर नंबर 17, 18, 19 ये 3 चैप्टर्स हैं और इसकी वेटेज 25 to 30 मार्क्स हैं। और हमने जब पहले दिन उसकी शीट देखी थी तो हमने एक बात नोट की थी कि तकरीबन 25 से 26 मार्क्स का पेपर आ रहा है और इंशाल्लाह इस बार भी एक्सपेक्टेड है। और इस पेपर को पकड़ने की अप्रोच भी यही है कि अगर आप सेल्स टैक्स को बहुत अच्छा तैयार कर लें तो आप सेल्स टैक्स से आधे पास हो सकते हैं। 25-26 मार्क्स का पेपर आ रहा है और इसको बहुत अच्छा तैयार कर लीजिए। आसान भी और छोटा एरिया भी है। जब आप इसको अच्छा तैयार कर लेते हैं और पेपर में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो आपके पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बिस्मिल्लाह। चैप्टर नंबर 17 शुरू करते हैं। स्कोप ऑफ सेल्स टैक्स और रूल्स के हवाले से सेल्स टैक्स के नाम से तो लगता है जैसे सिर्फ सेल्स पे टैक्स लगना सेल्स टैक्स है, जबकि ऐसा नहीं है। इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, प्रोडक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, कंजम्पशन पे जो टैक्स लगता है वो भी सेल्स टैक्स कहलाता है।
सेल्स टैक्स कहाँ पे लागू होता है? पूरे पाकिस्तान में लागू होता है। सेल्स टैक्स, जब भी लफ्ज़ सेल टैक्स आएगा और आपके इस सेल्स टैक्स के एरिया में जब भी लफ्ज़ टैक्स आएगा तो इससे मुराद सेल्स टैक्स होगा। और सेल्स टैक्स से मुराद हर वो टैक्स जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के कानून के मुताबिक लग रहा है, नल्टी भी हो, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी हो, तो वो भी सेल्स टैक्स ही कहलाएगा। सर इसको मुझे लगता है थोड़ा 5 बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, 5 बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं। सर जी ये इस साइड पे हो सकती है, जो ऊपर वाली आ रही है जुनेद साहब, जुनेद भाई, ये जो सबसे ऊपर आ रही है ये कहीं साइड पे प्लेस हो सकती है, क्योंकि मैंने थ्रू आउट इसकी मुझे वो रहेगी प्रॉब्लम। इस बार को प्लीज कहीं साइड पे प्लेस कर दें। जज़ाकल्लाह। 5 बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं सेल्स टैक्स के। यहां से सेल्स टैक्स की बात असल में शुरू होती है। वन इज आउटपुट टैक्स। जी, आउटपुट टैक्स, सेल्स पर जो, सप्लाई पर जो टैक्स होता है। हम कोई चीज बेचते हैं और टैक्स चार्ज करते हैं, वो आउटपुट टैक्स होता है। हमने 200 रुपये की चीज बेची, उस पर 17% के हिसाब से टैक्स चार्ज किया, 18% रेट हुआ है, लेकिन आपके लिए 17% ही रेलिवेंट है। ठीक हो गया? आपने सारी वर्किंग उस हिसाब से करनी है। अभी तक तो ये कंफर्म है। हाँ, एक चीज अलबत्ता जरूर है कि अगर आईकेप की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आ जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 17 की बजाय 18% होगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ये 18% है, आपके पेपर में मेंशन होगा, अदरवाइज अंडरस्टूड है कि 17% ही। सर आउटपुट टैक्स सेल्स की 200 की, आउटपुट टैक्स चार्ज किया 34 का। सर ये आउटपुट टैक्स है, सेल्स पर जो टैक्स चार्ज किया जाता है वो आउटपुट टैक्स। सर आपने परचेज, जी आपने परचेजेस की 100 रुपए की, आपने परचेजेस की 100 रुपए की और इस पर पे किया 17 रुपए का इनपुट टैक्स। परचेजेस पर इनपुट होता है और सप्लाई सेल्स पर आउटपुट होता है। और आउटपुट माइनस इनपुट क्या होता है जनाब? ये सेल्स टैक्स पेबल होता है। तो 5 बातें में पहली 2 बातें तो हो गई। आउटपुट टैक्स क्या है सेल पर, इनपुट टैक्स क्या है परचेज पर। अब 3 बातें और हैं मजीद। सर गुड्स की 3 तरह की गुड्स होती है। एक टैक्सेबल, इसमें आउटपुट भी होता है, इनपुट भी होता है, और सेल्स टैक्स पेबल भी होता है। जैसे ये करंटली ये वाली जो एग्जांपल मैंने भी आपको दी है बुनियादी तौर पे, ये टैक्सेबल गुड्स की एग्जांपल। हाँ, दूसरे नंबर पे सर जीरो रेटेड। जीरो रेटेड की क्या बात है? इसमें आउटपुट होता है एट 0%, यानी आउटपुट नील, और इनपुट होता है एट द रेट ऑफ 17%। तो यहां पर आपके पास सेल्स टैक्स पेबल नहीं आता, बल्कि हमेशा सेल्स टैक्स रिफंडेबल आता है। और इस जीरो रेटेड की एग्जांपल है एक्सपोर्ट। और जो स्केड्यूल है वो कौन सा स्केड्यूल है?
फिफ्थ स्केड्यूल, कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनको बेचने पर टैक्स 0% चार्ज करते हैं और खरीदने पर पूरा टैक्स अदा किया होता है। तो जितना खरीदने पर अदा किया होता है वो एफबीआर से वापस ले लेते हैं। ये जीरो रेटेड है। जीरो रेटेड आइटम्स कौन कौन सी होती हैं? फिफ्थ स्केड्यूल में लिखी हुई है। एक आम मिसाल एक्सपोर्ट की। तीसरे नंबर पे आ गया एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट गुड्स वो गुड्स हैं जिन पर ना आउटपुट, ना इनपुट, ना कोई पेबल या रिफंडेबल, ना आउटपुट चार्ज करते हैं, ना इनपुट क्लेम करते हैं। इसी बात को जो मैंने आपसे बताई मैं एक दूसरे अंदाज से बताने लगा। आउटपुट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम चार्ज करके एफपीआर को जमा कराने के मजाज होते हैं। सो टेक्निकली ये बात अगर मैं ऐसे पिच करूं कि जनाब 34 रुपए का टैक्स मैंने एफपीआर को जमा करवाना था, मगर 17 रुपए का टैक्स मैंने एफबीआर से वसूल करना था, क्लेम करना था, तो मैंने 34 का जमा करवाना था, 17 का रिसीव वसूल करना था, तो मैंने नेट करके बकाया 17 रुपए क्या कर दिए? पे कर दिए। भाई मेरी बात समझ आ रही है? आउटपुट टैक्स वो है जो चार्ज करके आपने एफपीआर को जमा करवाना है, और इनपुट टैक्स वो है जो आपने पे करके एफबीआर से क्लेम करना है। टैक्सेबल गुड्स, अब मैंने 5 बातें हैं। आउटपुट इनपुट हो गई। टैक्सेबल गुड्स, आउटपुट भी चार्ज करके जमा कराना होगा, इनपुट भी क्लेम कर सकेंगे। सर जीरो रेटेड, आउटपुट चार्ज करके जमा नहीं कराना लेकिन इनपुट क्लेम कर सकते हैं। एग्जेम्प्ट गुड, आउटपुट भी चार्ज नहीं कर सकते और इनपुट भी क्लेम नहीं कर सकते। सर ये 5 बड़ी अहम बातें हैं जो आपके ज़हन में हों तो सेल टैक्स आगे चल सकता है, नहीं तो सेल टैक्स यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया सर? ये 5 बातें आपके ज़हन में होनी चाहिए। सर टैक्सेबल सप्लाई में वो कहते हैं इंपोर्ट, वो सप्लाई जो इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर ने की है। सर अब ये जो इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डीलर, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इसकी ज़रा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सर इंपोर्टर कौन है? वो बंदा जो गुड्स बाहर से इंपोर्ट करता है, वो इंपोर्टर है। सर मैन्युफैक्चरर कौन है? वो बंदा जो मैन्युफैक्चरिंग करता है। सर वो बंदा जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वो मैन्युफैक्चरर है। सर कौन क्या क्या काम करता है पता है? ए असेंबली, बी बॉटलिंग, सी कटिंग, डी डाइल्यूटिंग। ए बी सी डी, फिर आर रीपैकिंग, पी पैकिंग और एम मिक्सिंग। ए बी सी डी आर पी एम, इसको ज़हन में रखिएगा। इससे ये 7 बातें ज़हन में रहेंगी। असेंबली, बोटलिंग, कटिंग, डाइल्यूटिंग, रीपैकिंग, पैकिंग और मिक्सिंग। जो बंदा ये 7 काम कर रहा है वो मैन्युफैक्चरर है। जो बंदा मैन्युफैक्चरिंग करने वाला बंदा बैंकरप्ट हो गया, उस मैन्युफैक्चरिंग करने वाला बंदा जो बैंकरप्ट हुआ था, तो अदालत ने एक बंदा अपॉइंट किया है उसके मामलात को वाइंड अप करने के लिए। वो बंदा जिसको अदालत ने अपॉइंट किया है, जिसका नाम असाइनी हो सकता है, ट्रस्टी हो सकता है, एग्जीक्यूटर हो सकता है, क्यूरेटर हो सकता है, वो बंदा जो अदालत ने मुतय्यन किया है मैन्युफैक्चरर की मामलात को वाइंड अप करने के लिए, और कुछ अरसे के लिए वो इस दफ्तर में बैठा है ताकि सारे एसेट्स को बेच के लोगों के पैसे अदा कर सके। तो ये वाला बंदा जो अदालत ने मुतय्यन किया है, इसको भी मैन्युफैक्चरर समझा जाएगा। मैं इसको देसी अल्फाज में कहूँ, मैन्युफैक्चरर की सीट पे जो बंदा बैठा है वो भी मैन्युफैक्चरर है।
चाहे वो अदालत ने मुतय्यन नहीं किया, चाहे वो क्यूरेटर हो, चाहे एग्जीक्यूटर हो, चाहे लिक्विडेटर हो, चाहे असाइनी या ट्रस्टी हो। सर अगली बात, एनी पर्सन फर्म कंपनी विच ओन्स होल्ड्स क्लेम और यूजेस एनी पेटेंट प्रोप्राइटरी और अदर राइट टू गुड्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड वेदर इन हिज ओन नेम। सर जी बनी बनाई आइटम पर अपना टैग लगाना या किसी ब्रांड को अपने आप से मंसूब करना कि मेरा ब्रांड है, मैन्युफैक्चर्ड आइटम को कहना कि ये मेरी आइटम है, सर वो वाला बंदा भी मैन्युफैक्चर कहलाता है, चाहे सच्ची मुच्ची में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो या ना कर रहा हो। मिस्टर ए जो है वो बनी बनाई आइटम के ऊपर ए का ठप्पा लगा देते हैं, इट्स ए प्रोडक्ट। अब ये साहब जो है वो बनी बनाई आइटम को क्लेम करते हैं कि ये मेरी आइटम है, मेरा ब्रांड है, मेरी प्रोडक्ट है, सर इस बंदे को भी क्या कहा जाएगा? मैन्युफैक्चरर कहा जाएगा। हाँ, सच्ची मुच्ची में ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, बनी बनाई चीज़ों पर अपना हक जता रहा है, राइट बता रहा है, ठप्पा लगा रहा है। सर ये वाला बंदा अगर किसी से बनवा के एक्सपोर्ट कर रहा हो तो इसको मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर नहीं कहा जाएगा। मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर वो होगा जिसकी सच्ची मुच्ची की मैन्युफैक्चरिंग भी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर वो बंदा होगा जो जिसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी होगी और साथ एक्सपोर्ट भी कर रहा होगा, वो मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर होगा। वरना मैन्युफैक्चर तो ऐसा भी हो जाता है जिसकी छोटा सा खोखा हो और वो बनी बनाई चीज़ों पर टप्पा लगा लगा के ये मेरा ब्रांड है, मेरी चीज़ें लोगों से बनवा रहा हूँ। सर समझ आ रही है? वो भी मैन्युफैक्चरर हो सकता है, लेकिन मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर सिर्फ वही होगा जिसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो। लो सर आगे चलते हैं। रिटेलर वो बंदा जो एंड कंज्यूमर को चीजें बेचता है उसे रिटेलर कहा जाता है। वो बंदा जो एंड कंज्यूमर को चीजें बेचता है उसे रिटेलर कहा जाता है। ऐसा भी हो सकता है एक बंदा रिटेलर भी हो और होलसेलर भी हो, रिटेलर भी हो और इंपोर्टर भी हो। बहुत से ऐसे मेट्रो है वो इंपोर्ट भी करता है और खुद रिटेल भी करता है, मैन्युफैक्चर भी करता है और रिटेल भी करता है। तो रिटेलर और मैन्युफैक्चर भी हो सकता है। इस केस में वो रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइस अलग-अलग मेंशन करेगा। सर रिटेल प्राइस वो प्राइस जिस पर एंड कंज्यूमर को चीजें मिलती हैं टैक्स लगने के बाद, उसे रिटेल प्राइस कहते हैं। मैं रिटेल प्राइस को ऐसे डिफाइन करता हूं, रिटेल प्राइस वो प्राइस है जिस पर सेल टैक्स लगता है। रिटेल प्राइस वो प्राइस है जिसमें सारे टैक्सेस शामिल हैं सिवाय सेल्स टैक्स के। एक आइटम है वो 80 रुपए की है, 10 रुपए की उस पर एफईडी लगती है, 10 रुपए की उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। ये हो गई 100 रुपए की। इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है 17 रुपए, मार्केट में बिकती है 117 रुपए की। आप मुझे बताएंगे रिटेल प्राइस क्या है? सर रिटेल प्राइस ये 100 रुपए, वो प्राइस जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है वो रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस प्लस सेल्स टैक्स इज इक्वल टू सेल प्राइस। सर समझ आ रही है? लो सर। और बाज़ औक़ात रिटेल प्राइस मुख्तलिफ जोन में मुख्तलिफ होती है, तो उसके हवाले से वो कहते हैं कि हाईएस्ट प्राइस जो होगी वो कंसिडर की जाएगी एज रिटेल प्राइस। डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, बजाय कि वो जगह जगह जाकर चीज़ें बेचे, वो एक बंदा अपॉइंट कर लेता है हर इलाके के हवाले से कि लाहौर में तुम बेचना मेरी सारी प्रोडक्ट। वो बंदा जिसको मैन्युफैक्चरर अपॉइंट करता है ताकि वो चीज़ें आगे फर्दर सप्लाई करे किसी इलाके में, उस बंदे को डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटर बाज़ औक़ात होलसेलर भी होता है और बाज़ औक़ात रिटेलर भी होता है। होलसेलर कौन है? सर जो बल्क में चीज़ें खरीदता और बेचता है। होलसेलर बाज़ ऐसे हैं खुद चीज़ें भी नहीं अपने गोदाम में चीज़ें खरीद के भी नहीं रखते, ऑर्डर ले लेते हैं, उधर से पकड़ा डिस्ट्रीब्यूटर से, उधर रिटेलर को बेच दिया और कमीशन दरमियान में कमा ली। सर ऐसे बंदे को भी क्या कहा जाता है? होलसेलर कहा जाता है।
और होल सेलर के लिए होल सेलर में वो बंदा भी शामिल होगा जो टैक्स डिडक्ट करता है टैक्स डिडक्ट करके इनकम टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट करता है। यानी होल सेलर कौन हुआ? होल सेलर वो बंदा जो बल्क में चीज़ें बेचे, उधार पे बेचे या कैश में बेचे, खुद खरीद के बेचे या कमीशन पर चीज़ें बेचे, वो होलसेलर कहलाएगा। और इसमें वो बंदा भी शामिल है जो इनकम टैक्स डिडक्ट करता है। सर रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? तो ये पहले मैंने ये वीडियो पैनल हाइड करने की कोशिश की, नहीं हुआ। रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? वो बंदा जो रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक या जो रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड है। अच्छा, टैक्स वाले कहते हैं जो रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड है ना हमारे मुताबिक वो भी रजिस्टर्ड है, उसको आउटपुट टैक्स चार्ज किया जाएगा। वो है मजाज होगा कि आउटपुट टैक्स एफबीआर को जमा कराए और इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेगा अगर वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड तो आउटपुट चार्ज भी करेगा, इनपुट क्लेम भी करेगा, लेकिन जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है वो आउटपुट चार्ज नहीं करेगा कस्टमर से, लेकिन एफबीआर को जमा कराने का मजाज होगा। इनपुट क्लेम नहीं कर सकेगा परचेजेस पर, लेकिन अदा तो करेगा ना खरीदने के लिए। यस, ऐसे बंदे को कहा जाता है लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड। लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड होने का नुकसान है। तो वो बंदा जो रजिस्टर्ड है या लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड है, तो ऐसे बंदे को नुकसान ये होता है आउटपुट एफबीआर को जमा भी कराना पड़ता है और इनपुट क्लेम भी नहीं कर पाता। सर टैक्सेबल एक्टिविटी, बिजनेस के लिए कोई एक्टिविटी की जा रही है, गुड सप्लाई की जा रही है, सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, वन ऑफ एडवेंचर है जिसकी नेचर बिजनेस की है, या कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी के शुरू में या एंड पर जो कोई भी काम किया जा रहा है, ये टैक्सेबल एक्टिविटी होगी। सर टैक्सेबल एक्टिविटी का मतलब है कि इस पर टैक्स लगेगा, इन एक्टिविटीज़ पर। हाँ, अलबत्ता अगर कोई एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज दे रहा है तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होगी। मैं आई कैप में जॉब करता हूँ, आई कैप वाले जब मैं आई कैप वालों को कहता हूँ कि भाई 1 लाख रुपए सैलरी है, तो मैं उनसे जब महीने बाद 1,17,000 नहीं चार्ज करता कि भाई ये 17,000 रुपये सेल टैक्स है, नहीं, क्योंकि वो एम्प्लॉय जो मैं हूँ, एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ, ये सर्विस टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। सर अगर कोई बंदा हॉबी या रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर रहा है, वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। और अगर ज़्यादा सारे लोग मिलके हॉबी या कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। पॉइंट बी और सी में पता क्या फ़र्क है? बी में इंडिविजुअल कर रहा है प्राइवेट रिक्रिएशनल परस्यूट और हॉबी, और सी में अदर देन इंडिविजुअल यानी ग्रुप फॉर्म में ज़्यादा लोग कर रहे हैं। सप्लाई, सर आपके टैक्स की, सेल्स टैक्स की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ज़रा इसको ध्यान से पढ़ते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसके एक एक पहलू को हाईलाइट कर दूं। ये वाली डेफिनेशन तो नहीं आएगी, लेकिन ये डेफिनेशन समझ ना आई हुई तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। सर सप्लाई आम तौर पे इसका मतलब समझ आता है कि बेच देना सप्लाई है, वो तो है। पॉइंट नंबर 1, सेल करना सप्लाई है। ट्रांसफर करना दूसरे को, ये भी सप्लाई है। किसी दूसरे को दे देना, ये भी सप्लाई है। रिटर्नेबल बेसिस पर नहीं, पक्का पक्का, विद द राइट ऑफ डिस्पोजल। किस्तों पर कोई चीज बेच देना, ये भी सप्लाई है। 3 बात हो गई। सर खुद इस्तेमाल कर लेना, ये भी सप्लाई है। प्राइवेट बिजनेस या नॉन बिजनेस। सर नीलाम करके बेच देना, ये भी सप्लाई है। किसी को आपने पैसे देने थे, उसकी जगह पर कोई चीज दे दी, ये भी सप्लाई है। सर आप रजिस्टर्ड थे और आपने अपने आप को अनरजिस्टर्ड करा लिया,
तो जितनी चीजें आपके पास अनसोल्ड पड़ी हुई थी वो भी सप्लाई है। सर ये बात बड़े काम की थी। आपके पास यूनिट्स पड़े हुए थे 10,000, आपने कहा मैं अब रजिस्टर्ड नहीं रहना चाहता, मैं अनरजिस्टर्ड होना चाहता हूँ। तो जब आप अनरजिस्टर्ड हुए तो ये 10,000 यूनिट के बारे में समझा जाएगा ये क्या हो गई है, सप्लाई। और सप्लाई का क्या मतलब होता है, आउटपुट टैक्स। सर जब सप्लाई हो जाए तो आउटपुट टैक्स चार्ज हो जाता है, यानी सेल करने पर भी आउटपुट टैक्स चार्ज हो जाएगा, ट्रांसफर करने पर भी, किस्तों पर देने पर भी, खुद यूज करने पर भी आउटपुट टैक्स चार्ज हो जाएगा, ऑक्शन पर भी आउटपुट टैक्स चार्ज हो जाएगा, डिस्पोजल अपने कर्ज जो सेटिस्फाइड टू डेट करने के बाद से जो चीज दी है उस पर भी, अनरजिस्टर्ड पर आप अनरजिस्टर्ड में तो जितनी आइटम्स आपके पास थी ये भी, और डिलीवरी ऑफ सच गुड्स टू द ओनर और टू द पर्सन नॉमिनेटेड बाय। सर ये अगली पॉइंट। सर बाज़-औक़ात क्या होता है, एक बंदे की एम्ब्रॉयडरी की मशीन है, वो कपड़ा मंगवाता है, एम्ब्रॉयडरी करता है और वो कपड़ा वापस भेज देता है। कपड़ा उसका नहीं है, उसके पास क्या है, एम्ब्रॉयडरी की मशीन है, उसके पास सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है। वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है किसी दूसरे की गुड्स पर, यस और नो। जिस वक्त वो चीज वापस करेगा तो वो सप्लाई होगी। सर डाइंग में भी यही होता है, कपड़ा आपका है, एक बंदे के पास डाइंग प्लांट है, उसने डाई किया और आपको कपड़ा वापस कर दिया, तो क्या ये सप्लाई है? यस। कब समझा जाएगा सप्लाई होगी? जिस वक्त उसने आपको कपड़ा डाई करके वापस किया, समझा जाएगा उसने सप्लाई कर दिया। सर ये डिलीवर ऑफ गुड्स टू द ओनर। सर प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये नई बात आई है इस बार। सर बिजली की प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको भी सप्लाई समझा जाएगा। 7, 8, 9, ये 9 बातें आपको समझ में होनी चाहिए कि क्या है। चूंकि सप्लाई का मतलब है आउटपुट टैक्स चार्ज हो जाएगा, चाहे सेल हो, चाहे राइट डिस्पोजल हो जाए, चाहे ट्रांसफर हो जाए, चाहे आप खुद यूज कर लें, चाहे नीलाम कर दें, चाहे डिस्पोजल ऑफ गुड्स हो जाए, चाहे आप अनरजिस्टर्ड हो तो जो चीज़ें आपके पास पड़ी हुई थी, चाहे आपने इसको टॉल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, किसी की बनाई हुई चीज़ों पर मैन्युफैक्चरिंग करना, इसको टॉल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, TOLL टॉल मैन्युफैक्चरिंग। और बिजली की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करती हैं। सर अब सप्लाई क्या है, अगर ये समझ आ गई तो अगला पॉइंट है वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। सर यही बातें, ये न्यूमेरिकली अब जो मैंने बातें शुरू की हैं सप्लाई से, ये न्यूमेरिकली वेरी इंपॉर्टेंट है। सर कुछ नहीं पता तो एक बात तो पता होनी चाहिए, ओपन मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर फुली और पार्टली इन काइंड पेमेंट किया तो फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड टू बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर एसोसिएट को चीजें बेची हैं तो रियायत पे बेची होंगी, लेकिन टैक्स किस वैल्यू पे लगेगा? फेयर मार्केट वैल्यू। सर सप्लाई पर आउटपुट टैक्स लगता है, अब टैक्स किस वैल्यू पे लगेगा इसकी बहस छिड़ गई है। सर अगर आपने चीज के बदले चीज दी है तो जो चीज आपने दी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू या ओपन मार्केट वैल्यू पर 17% टैक्स लगेगा। अगर आपने एसोसिएट को चीज दी है तो एसोसिएट को रियायत की होगी, सर 17% टैक्स लगेगा फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर, जो पैसे आपने लिए हैं या जो चार्ज किए उस पर नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू पर। सर अगर आपने किस्तों पर कोई चीज दी है, 100 रुपए की चीज है, किस्तों पर 110 की मिलती है, टैक्स किस वैल्यू पे लगेगा? 100 पर या 110 पे? सर 100 रुपए पर ओपन मार्केट वैल्यू पर टैक्स लगेगा। वो तो किस्तें होने की वजह से 100 की चीज 110 की होगी ना, एट द टाइम जिस वक्त सप्लाई हुई उस वक्त तो रेट उसका फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपए थी। सर डिस्काउंट वाली बात बार बार पेपर में आती है, सर एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। सर जी डिस्काउंट के बारे में देखिए, कि ये ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट। अगर तो कैश डिस्काउंट है तो वो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस नहीं होगा। अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस होगा, लेकिन उसके बारे में पहली बात इनवॉइस पे शो हो रहा हो, इनवॉइस पे शो हो रहा हो।
एज पर द नॉर्म्स ऑफ बिजनेस हो। नॉर्म्स ऑफ बिजनेस का मतलब है आम रूटीन का डिस्काउंट हो। सब ने फ्लैट 50% ऑफ किया हुआ है, सब ने 30% ऑफ किया हुआ है, सब ने 20% ऑफ किया हुआ है, आप भी कर दें। लेकिन अगर एक इंडस्ट्री है जहां पर लोग 2% 3% डिस्काउंट करते हैं, आपने वहां पर 50% डिस्काउंट कर दिया, तो टैक्स वाले उसको नहीं मानेंगे। एज पर द नॉर्म्स ऑफ द बिजनेस होना चाहिए, इन कन्फर्मिटी विद द बिजनेस प्रैक्टिसेस होना चाहिए, और इनवॉइस पर शो होना चाहिए। ट्रेड डिस्काउंट, तो डिस्काउंटेड वैल्यू शैल बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, और जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है इसका मतलब है कि इस अमाउंट पर 17% लगना है। सर समझ आ रही है? आगे चलते हैं। अगर स्पेशल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है तो ओपन मार्केट वैल्यू, अगर गुड्स इंपोर्ट की हैं तो ओपन मार्केट वैल्यू नहीं। कौन सी वैल्यू? जो कस्टम ड्यूटी वाले ने डिटरमिन किया है वो वाली वैल्यू, जो कस्टम ड्यूटी वाले ने डिटरमिन किया है वो वाली वैल्यू। अगर सफिशिएंट रीजन टू बिलीव है दैट द वैल्यू हैज बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस। सर अगर टैक्स वालों को लगता है कि ये वैल्यू जानबूझ के गलत लिखी गई है तो टैक्स वाले एक कमेटी तश्कील देंगे जिसमें एक टैक्स का बंदा होगा, एक कारोबारी आदमी होगा, और डिटरमिन करेंगे कि वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। चूंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलेगी तो उस पर 17% लगा के टैक्स निकालेंगे। यस और नो? तो भाई वैल्यू बहुत क्रूशियल है, चूंकि उस पर 17% लगना होता है। सर जी टॉल मैन्युफैक्चरिंग है, किसी की चीज है, आपने उस पर मैन्युफैक्चरिंग करके उसे वो चीज वापस करनी है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? जो फेयर मार्केट वैल्यू, जो कढ़ाई करने की ओपन मार्केट वैल्यू है, दैट शैल बी कंसिडर्ड एज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर अगर वापडा से बिजली लेंगे तो एनर्जी चार्जेस पर टैक्स लगेगा, वापडा से बिजली लेंगे तो एनर्जी चार्जेस पर टैक्स लगेगा, और अगर वापडा के अलावा किसी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से बिजली लेंगे तो बिल की अमाउंट पे टैक्स लगेगा। सर जी आपने सुना है ना, कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जिनकी अपनी प्रोडक्शन है बिजली की, वो वापडा से नहीं लेती, वहां पर बिल पर 17% लगता है, और वापडा से लेंगे तो एनर्जी चार्जेस पर 17% लगेगा। सर अगर यूज्ड व्हीकल बेच रहे हैं तो जितनी वैल्यू एडिशन हो रही है, आपने 10 लाख की गाड़ी खरीदी थी, 18 लाख की बेच दी, कितने की वैल्यू एडिशन हो गई? 8 लाख की। इस पर टैक्स लगेगी, ये वैल्यू सप्लाई होगी, इस पर 17% टैक्स लगेगा। सर जी ये मेजर बातें थी वैल्यू ऑफ सप्लाई की। सप्लाई क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, और तीसरे नंबर पे कब समझा जाएगा सप्लाई हो गई है। ये तीनों बातें न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जिस वक्त द टाइम एट विच द गुड्स आर डिलीवर्ड, जिस वक्त गुड्स डिलीवर हो गए समझा जाएगा सप्लाई हो गई, जिस वक्त गुड्स डिलीवर हो गई समझा जाएगा सप्लाई हो गई। जी यहां जिस वक्त मेड अवेलेबल हो गई समझा जाएगा सप्लाई हो गई। सप्लाई कब समझा जाएगा सप्लाई हो गई? जब गुड्स डिलीवर्ड हो गई या मेड अवेलेबल हुई। कब सप्लाई हो गई? अगर हायर परचेज एग्रीमेंट है तो समझा जाएगा कब सप्लाई हुई? जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब सप्लाई हुई, जब एग्रीमेंट हुआ था। सर्विसेज के केस में कब समझा जाएगा सप्लाई हो गई? जब सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएंगी। चौथे नंबर पे पार्ट पेमेंट की गई है तो कब सप्लाई हुई? टैक्सेबल गुड्स थी तो जब गुड्स सप्लाई हुई समझा जाएगा सप्लाई हो गई है। लेकिन अगर पार्ट पेमेंट की गई है, अगर फरवरी, इसको एग्जांपल देके समझा देता हूँ। एक तरफ है फरवरी और एक तरफ है मार्च। कुछ 50% पेमेंट फरवरी में की और 50% पेमेंट मार्च में की, तो वो कहता है फरवरी में वो गुड्स एग्जेम्प्ट थी, मार्च में वो गुड्स टैक्सेबल थी। उसने कहा समझ, अगर पार्ट पेमेंट हो रही है तो समझा जाएगा सप्लाई तब हुई है जब ये एग्जेम्पशन खत्म हो गई थी। व्हेन द एग्जेम्पशन इज विड्रॉन। सर जब किसी चीज की एग्जेम्पशन खत्म हो जाती है तो वो चीज टैक्सेबल हो जाती है।
अगर पार्ट पेमेंट की गई थी तो समझा जाएगा सप्लाई तब हुई जब एग्जेम्पशन विदड्रॉ कर ली गई, यानी जब वो चीज टैक्सेबल हुई, समझा जाएगा तब सप्लाई हुई। अगर तो वो गुड्स थी टैक्सेबल, फिर तो बहस ही खत्म हो गई। अगर वो गुड्स टैक्सेबल थी, कुछ अर्सा पहले एग्जाम थी फिर टैक्सेबल हो गई, तो समझा जाएगा सप्लाई तब हुई है जब वो गुड्स टैक्सेबल हो गई हैं, जब एग्जाम्शन को खत्म कर दिया गया। सर ये टाइम ऑफ सप्लाई था। सर टैक्स पीरियड इनकम टैक्स में 1 साल होता है, लेकिन इसमें 1 महीना होता है। इंटरमीडियरी वो बंदा है जो कि रिटर्न फाइल करता है इलेक्ट्रॉनिकली। कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है सर, जिसका इंडस्ट्रियल गैस और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ना हो वो कॉटेज इंडस्ट्री है। रेजिडेंशियल एरिया में लोकेटेड हो वो कॉटेज इंडस्ट्री है। वर्क फोर्स 10 से ज़्यादा ना हो वो कॉटेज इंडस्ट्री है। टर्नओवर 10 मिलियन से ज़्यादा ना हो वो कॉटेज इंडस्ट्री है। ये सारी शर्तें पूरी होनी ज़रूरी हैं। सर कॉटेज इंडस्ट्री होने से होता क्या है? अगर कॉटेज इंडस्ट्री सब कोई चीज बनाएगी तो आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं होगा, यानी इसकी बनाई हुई चीज एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सर आपने गौर किया होगा, इसीलिए छोटे छोटे दुकानदार, छोटी जहां जिसका बड़े पैमाने पे काम नहीं है वो चीज़ बेचता है तो वो हमें सेल टैक्स तो चार्ज नहीं करता। वो इसीलिए नहीं करता क्योंकि वो कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन में फॉलो कर रहा होता है। लेकिन ये मैन्युफैक्चरर की बात करें, छोटे कारखानेदार की बात करें। सर मैन्युफैक्चरर है, छोटा कारखानेदार है, उसकी निशानियां क्या है? सर पहला निशानी ये है कोई इंडस्ट्रियल मीटर नहीं लगा हुआ उसका। दूसरी निशानी ये है कि रेजिडेंशियल एरिया में काम कर रहा है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया में काम नहीं कर रहा। तीसरी निशानी ये है कि बंदे भी ज़्यादा नहीं है, बस 10 तक बंदे हैं। और चौथी निशानी ये है कि टर्नओवर भी खास नहीं है, 10 मिलियन साल का टर्नओवर है। ऐसे बंदे को कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है और वो जो सप्लाईज करता है वो एग्जेम्प्ट होती है। ना आउटपुट चार्ज कर सकेगा, ना इनपुट क्लेम कर सकेगा। क्रस्ट क्या होता है सर? एक ऐसा सिस्टम है जो इनपुट और आउटपुट को क्या करता है? टैली करता है। क्रस्ट एक ऐसा सिस्टम है जो इनपुट और आउटपुट को टैली करता है। सर कब तक आपने रिटर्न जमा करानी होती है? अगले महीने की 15 तारीख तक आपने रिटर्न जमा करानी होती है सर। सर टैक्स कितने % होता है? 17% होता है। जब आप सप्लाई करते हैं तो 17% टैक्स लगाते हैं, जब इंपोर्ट करते हैं तो 17% टैक्स अदा करते हैं। लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड बंदे को चीज़ें बेच रहे हैं तो अनरजिस्टर्ड बंदे के लिए सजा है। क्या सजा है? फर्दर टैक्स। कितने %? 3%। फर्दर टैक्स ऑफ 3% चार्ज करेंगे आप बेच रहे हैं 17% तो लगाएंगे, 3% फर्दर लगाएंगे। क्यों? सर वो अनरजिस्टर्ड है, इसलिए जो बंदा अनरजिस्टर्ड है उस पर 3% फर्दर टैक्स लगता है। सर हाँ, अब आप कह सकते हैं सर हम रोज़मर्रा चीज़ें लेने जाते हैं, हम पे तो 17% ही टैक्स लगता है, हम पे तो 3% फर्दर टैक्स नहीं लगता, हम भी तो अनरजिस्टर्ड ही हैं। तो भाई इसका जवाब ये है कि आप एंड कंज्यूमर हैं। एंड कंज्यूमर एक्सेप्शन में फॉल करता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसकी। सर एंड कंज्यूमर उसकी एक्सेप्शन है, मोबाइल ऑयल उसकी एक्सेप्शन है। हम जो गैस का बिल आता है उस पर भी 17% टैक्स लगता है, एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रिसिटी जो है डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर कस्टमर को दी जाए उस पर भी 3% फर्दर टैक्स। अनरजिस्टर्ड होने की वजह से जो 3% इजाफी टैक्स लगता है उसे फर्दर टैक्स कहा जाता है। एंड कंज्यूमर जो भी चीज़ें ले, फूड, बेवरेज, फर्टिलाइजर, इस पर फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। एंड कंज्यूमर को तो ज़रूरत ही नहीं रजिस्टर्ड होने की, उस बेचारे का क्या कसूर है कि उसे फर्दर टैक्स लगाएं? जिसको ज़रूरत है रजिस्टर्ड होने की, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होता तो उस पर फर्दर टैक्स लगेगा। कितना? 3%। थर्ड स्केड्यूल आइटम्स, इन सारी आइटम्स पर 3% फर्दर टैक्स नहीं लगता। थर्ड स्केड्यूल पर एंड कंज्यूमर पर रिटेलर जो चीज़ें बेचता है एंड कंज्यूमर को, बिजली, गैस और जीरो रेटेड आइटम्स पर। सर
लाइबिलिटी, हु इज लाइबल टू पे टैक्स, जो बंदा सप्लाई कर रहा होता है ना उसकी लाइबिलिटी होती है कि वो टैक्स पे करे, जो बंदा इंपोर्ट कर रहा होता है ना उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो टैक्स पे करे, जो बंदा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है ना उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो टैक्स पे करे। किसको सर? यानी लाइबल टू पे टैक्स होता है, इसने टैक्स पे करना होता है सर। सर अलबत्ता थर्ड स्केड्यूल आइटम में अनयूजुअल बात है, और वो क्या है सर? जो बंदा बेच रहा है वो नहीं करेगा टैक्स पे, बल्कि जो बंदा मैन्युफैक्चरर है वो पे करेगा टैक्स। कितना? रिटेल प्राइस पर। दो बातें काम की हैं सर, थर्ड स्केड्यूल आइटम में दो बातें आपने याद रखनी है, एक तो मैन्युफैक्चरर पे करेगा, दूसरा रिटेल प्राइस पर पे करेगा। मैन्युफैक्चरर रिटेल प्राइस पर टैक्स पे कर देगा, किसको? एफबीआर को। थर्ड स्केड्यूल आइटम में हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें आ जाती हैं, जूसेस, शेविंग क्रीम, आइसक्रीम, शैम्पू, टी, ड्रिंक्स वगैरह, परफ्यूम्स, डिटर्जेंट्स, टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ें रेगुलर आइटम्स हैं। इस पर 17% टैक्स लगना है, और ये थर्ड स्केड्यूल आइटम्स हैं। थर्ड स्केड्यूल से आपके जहन में दो बातें आनी चाहिए, मैन्युफैक्चरर ने टैक्स लगाना है और रिटेल प्राइस पर लगाना है। सर एफबीआर पावरफुल इदारा है, जिस चीज के बारे में उनका दिल चाहे टैक्स बढ़ा दें या कम कर दें। अभी उन्हें 3-4 दिन पहले अपनी पावर दिखाई तो है सर, ठीक हो गया, 17 से 18% कर दिया। सर एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स सजा है अनरजिस्टर्ड पर्सन की, उसके अलावा एक्स्ट्रा टैक्स होता है। और एक्स्ट्रा टैक्स कितना है सर? एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो 17% के ऊपर इजाफी टैक्स लगाया जाता है, उसे एक्स्ट्रा टैक्स कहते हैं। एफबीआर के पास पावर है, जिस मर्जी आइटम पर जितना मर्जी एक्स्ट्रा टैक्स लगा दें, लेकिन ये एक्स्ट्रा टैक्स 17% से ज्यादा नहीं हो सकता। फर्दर टैक्स अलहदा है, एक्स्ट्रा टैक्स अलहदा है। मैं बार बार कह रहा हूं, फर्दर टैक्स सजा है, एक्स्ट्रा टैक्स मर्जी है। किसकी? एफबीआर की। 17% से ऊपर जितना मर्जी टैक्स लगाए, लेकिन वो 17% से ऊपर 17% लगा सकता है, इससे ज्यादा नहीं लगा सकता। कैपेसिटी टैक्स होता है, कैपेसिटी की बेस पे टैक्स लगाना, गाड़ियों पर सीसी की बेस पर टैक्स लग रहा है, वो कैपेसिटी टैक्स होता है। या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स लग जाना। सर रिटेलर पर टैक्स कैसे लगना, ये सवाल आया पिछले टाइम में। रिटेलर होते हैं दो तरह के, एक बड़े वाला रिटेलर और एक छोटे वाला रिटेलर। बड़े वाले रिटेलर को कहते हैं टायर 1 रिटेलर, ये तो नॉर्मल मैनर में टैक्स लगा रहा होता है। और जो छोटे वाला रिटेलर होता है ये टायर 2 रिटेलर कहलाता है। उसको आमतौर पे कहा जाता है रिटेलर जो सेल्स टैक्स बिजली के बिल पर अदा करता है। इससे दो तरह के रिटेलर हैं, एक नॉर्मल मैनर में टैक्स अदा करता है, उसे टायर 1 रिटेलर कहते हैं। दूसरी तरह का रिटेलर अदर देन टायर 1 रिटेलर जो बिजली के बिल पर सेल टैक्स अदा करता है। पता है कितना? अगर बिजली का बिल 20,000 तक है तो 5%, और अगर बिजली का बिल 20,000 से ज्यादा है तो 7.5% पर टैक्स अदा करता है। सर 17% ये टायर 1 रिटेलर के लिए, वो 17% फर्दर टैक्स के अलावा ये वाली बात। सर हमने तो पढ़ा इनका जो सेल्स टैक्स है वो सिर्फ सप्लाई पर नहीं होता सर जी, प्रोडक्शन में भी टैक्स लगता है। जो स्टील प्रोडक्ट और शिप प्लेट्स बनाने वाले इदारे हैं उन पर भी टैक्स लगता है, और वो प्रोडक्शन कैपेसिटी की बेस पर लगता है। मिनिमम प्रोडक्शन जितनी होगी उतना उस बेस पर टैक्स लगेगा। अच्छा यहाँ पर एक बात और बड़ी अहम है, अगर उनकी मिनिमम कैपेसिटी 1,00,000 टन है और उन्होंने प्रोडक्शन किया 1,20,000 टन की, तो टैक्स 1,20,000 पर लगेगा।
लेकिन अगर उन्होंने प्रोडक्शन की है 80,000 टन की और मिनिमम कैपेसिटी 1,00,000 टन है तो किस पर टैक्स लगेगा? सर मिनिमम कैपेसिटी पर। वो कहता है मिनिमम कैपेसिटी और एक्चुअल विच एवर इज हायर उस पर टैक्स लगेगा। ये किस केस में? स्टील प्रोडक्ट्स और शिपलेट में। इसलिए उसने कहा कि पहला काम ही ये करते हैं FBI वाले, उसकी कैपेसिटी एक बार देख लेते हैं कि भाई अगर इससे ज़्यादा हुआ तो उस पर टैक्स लगेगा, अगर उससे कम हुआ तो मिनिमम तो लगेगा ही लगेगा। फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है जिस मर्जी आइटम पर, जिस मर्जी पर्सन पर, जितना मर्जी, जिस तरह मर्जी, जिस अंदाज में वो चाहे वो टैक्स लगा सकते हैं। वो कहता है वो पावर उनके पास ये है कि वो जिस पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन पर, जिस आइटम या क्लास ऑफ आइटम पर मोड, मैनर और टाइम, जब, जितना और जैसे चाहे टैक्स लगा सकते हैं। ये पावर किसके पास है? FBR या बोर्ड। सर FBR को आजकल एक ही बात और हम बार बार टैक्स में पढ़े। FBR कहता है हमारे साथ इंटीग्रेट कर लो अपनी डिवाइस को, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को हमारे साथ इंटीग्रेट कर लो, और जिस इदारे के बारे में बोर्ड चाहे उस इदारे को रिक्वायर कर सकता है कि जनाब अपनी इन्वॉइसिंग मशीन को हमारे साथ इंटीग्रेट कर लो रियल टाइम रिपोर्टिंग के लिए। सर कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स, सर ये वाला जो पॉइंट है इंटीग्रेशन वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये 4.2 और 4.3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बड़ा रेगुलर बेस पर आते हैं। सर टैक्स लगना चाहिए था 100 रुपए की आइटम पर 17% के हिसाब से, गलती से लगा दिया है 20% के हिसाब से, इजाफी टैक्स वसूल कर लिया। अब इसका क्या करना है? सुने, एक्सेस टैक्स कलेक्ट कर लिया, अब इसका क्या करना? दो बातें। एक्सेस टैक्स अगर आपने कलेक्ट कर लिया है और जो सप्लाई की उसका इंपैक्ट एंड कंज्यूमर तक चला गया है, तो आप ये टैक्स FBR को जमा करा देंगे ऐसे जैसे आप रूटीन में टैक्स जमा कराते हैं, गरचे ये एक्सेस टैक्स था। अगर आपने एक्सेस टैक्स कलेक्ट करके जमा करा दिया है और सप्लाई आपने कर दी है, लेकिन उसका इंपैक्ट अभी एंड कंज्यूमर तक नहीं गया, तो आप वो पैसे वापस रिकवर कर सकते हैं, लेकिन FBR को साबित करना पड़ेगा आपको कि इसका इंपैक्ट अभी एंड कंज्यूमर तक नहीं गया था। आसान अल्फाज में अगर आपने एक्सेस टैक्स कलेक्ट कर लिया है और उसका इंपैक्ट एंड कंज्यूमर तक चला गया है, आपने जूस बेचा है, उस बंदे ने जूस पी लिया है, खत्म होगी बात। अब जितना टैक्स कलेक्ट किया FBR को जमा कराएंगे। लेकिन अगर आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया है और उसका इंपैक्ट अभी एंड कंज्यूमर तक नहीं गया, आपने जूस बेचा है रिटेलर को, अभी रिटेलर ने एंड कंज्यूमर को नहीं बेचा और आपने एक्सेस टैक्स कलेक्ट कर लिया है, तो आप पैसे FBR से रिकवर करके उस बंदे को वापस कर सकते हैं। लेकिन आपको FBR को प्रूफ करना पड़ेगा कि अभी इसका इंपैक्ट एंड कंज्यूमर तक नहीं गया था। सर ये कलेक्शन ऑफ एक्सेस टैक्स है। सर अगर एक बंदा जिसके बारे में आपको पता है कि ये अच्छा आदमी नहीं है, ये टैक्स चोर है, ये FBR को कोई टैक्स टुक्स जमा नहीं कराता, तो उस केस में आपको चाहिए था आप उससे परचेज ना करते। अगर आपने जानते बूझते हुए ऐसे बंदे से परचेज किया, तो जो टैक्स आपने उस बंदे को दिया, उस टैक्स के लिए आप और वो बंदा जिससे आपने परचेज किया दोनों ज्वाइंटली और सेवरली लायबल होंगे। तो ज्वाइंटली और सेवरली का पता क्या होता है? इकट्ठे भी और अलग-अलग, ज्वाइंटली और सेवरली लायबल होंगे। सर जी जीरो रेटिंग एंड एग्जेम्पशन। जीरो रेटिंग वो जिस पे 0% के हिसाब से टैक्स लगता है, फिफ्थ कैजुअल आइटम है, मेनली एक्सपोर्ट है। हाँ ये भी न्यूमेरिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी ऐसे बहरी जहाज, अगर आप किसी ऐसे हवाई जहाज में कोई चीज दे रहे हैं कंजम्पशन के लिए, जो सवारी, जो बहरी जहाज है, हवाई जहाज कहाँ जा रहा है? मुल्क से बाहर जा रहा है, तो ये क्या होगा? सर ये भी
जीरो रेटेड आइटम होगी। या फेडरल गवर्नमेंट किसी चीज़ के बारे में कह दे कि वो जीरो रेटेड होगी किसी भी वजह से, नेशनल सिक्योरिटी डिजास्टर या फूड सिक्योरिटी या इमरजेंसी सिचुएशन में, तो वो भी जीरो रेटेड होगी। सर इस रूल की एक्सेप्शन ये पेपर में आया लास्ट टाइम। एक्सेप्शन क्या होगी? सर आपने एक्सपोर्ट की, आपने चाइना में कपड़ा भेजा ताकि कढ़ाई होके वापस आ जाए, ये एक्सपोर्ट ही नहीं है सर, ये जीरो रेटेड नहीं है। सर आपने बनाए तो ये सोच के थे माल के ये एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपका ऑर्डर ही रिजेक्ट हो गया, ये भी जीरो रेटेड नहीं होगा। आपने एक्सपोर्ट एफबीआर वालों ने कहा हुआ है कि फलां मुल्क में एक्सपोर्ट करेंगे तो वो फलां मुल्क में एक्सपोर्ट करेंगे तो वो एक्सपोर्ट नहीं मानी जाएगी और वो जीरो रेटेड नहीं होगी। जैसे ईरान और अफगानिस्तान में लैंड रूट से जो एक्सपोर्ट की जाती है उसको एफबीआर वाले जीरो रेटेड नहीं मानते। सर ड्यूटी फ्री शॉप में, डिप्लोमेटिक मिशंस में, सर आप कोई चीज़ ये यहाँ सप्लाई हो रही हो तो ये ज़ीरो रेटेड होती है। आप ड्यूटी फ्री शॉप को कोई चीज़ सप्लाई करें, डिप्लोमेटिक मिशन को करें, फर्दर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स टू एफबीआर। सर ये पास पेपर में सवाल आया हुआ है, उसने कहा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में रिटेलर को चीज़ बेची तो क्या ये ज़ीरो रेटेड होगी? द आंसर इज नो। क्यों? सर जी रिटेलर को चीज़ बेची है ताकि वो एंड कंज्यूमर को बेच दे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में और ख़त्म। आपने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कोई चीज़ बेची मैन्युफैक्चर को ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करे तो ये ज़ीरो रेटेड होगी। सर कोई चीज़ बेचना ताकि वो फर्दर प्रोसेस होके एक्सपोर्ट हो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में, वो ज़ीरो रेटेड होती है। इवन प्लांट एंड मशीनरी बेची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में ताकि उससे प्रोसेसिंग और चीज़ बैठ जाए तो वो भी ज़ीरो रेटेड होती है। अगर एग्जेम्प्ट गुड आप एक्सपोर्ट कर दें तो वो भी ज़ीरो रेटेड होता है। सर गुड्स एग्जाम्प्ट क्या होती हैं? 6 कैजुअल है, एफबीआर जिस चीज़ को कह दे वो एग्जाम्प्ट है तो वो एग्जाम्प्ट होगी। एग्जाम्पल में इसके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, एजुकेशन सेक्टर है, होली कुरान है, ये सारी गुड्स क्या हैं? एग्जाम्प्ट गुड्स हैं सर। ये एक एरिया हमारा ख़त्म हुआ, रजिस्ट्रेशन वाला एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से इस बार हम एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर किस किस बंदे को रजिस्टर होने की ज़रूरत है? ये जितने लोग हमने भी पढ़े हैं ना, इन सबको रजिस्टर होने की ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरर को रजिस्टर होने की ज़रूरत है सिवाय कॉटेज इंडस्ट्री। रिटेलर को रजिस्टर होने की ज़रूरत है अगर वो बड़े वाला रिटेलर है। इंपोर्टर को रजिस्टर होने की ज़रूरत है अगर उसने इनपुट क्लेम करना है। एक्सपोर्टर को रजिस्टर होने की ज़रूरत है अगर उसने रिफंड लेना है। और होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इन सारे लोगों को रजिस्टर होने की ज़रूरत है। और अगर कानून कह दे इसके अलावा किसी और बंदे को रजिस्टर होने की ज़रूरत है तो वो भी रजिस्टर होगा। सर रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करेंगे? कंप्यूटराइज सिस्टम है एफबीआर का, वहां पर आरटीओ को अप्लाई करेंगे। आरटीओ कौन सा? आरटीओ रीजनल टैक्स ऑफिस। कौन सा? उसका कहते हैं नहीं थाना, मुतलका थाना कौन सा है? इसी तरह मुतलका आरटीओ होता है। आरटीओ अलग-अलग रीजन्स के होते हैं, एरिया वाइज, जोग्राफिकली अलग-अलग है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, हमने दरखास्त देनी है, हाँ जी, कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए देनी है, हाँ जी, किसको देनी है? आरटीओ को। कौन से आरटीओ को? सर ये एक सवाल है। इसका जवाब है आपने आरटीओ के पास जाना है तो पहले ये बताइए कि आप हैं कौन? कंपनी है? यस। तो कंपनी में बताएं पब्लिक कंपनी है या नॉट अ पब्लिक कंपनी है। अगर आप पब्लिक कंपनी, आप यहाँ पर इनकम टैक्स नहीं पढ़ रहे, हम सेल्स टैक्स पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स होता तो पब्लिक कंपनी का मतलब अंडरस्टूड था कि लिस्टेड की बात ही हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर लिस्टेड या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात हो रही है। तो पब्लिक कंपनी है तो किस आरटीओ के पास जाना है? वो आरटीओ जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस आ रहा है उसके पास जाना है। रजिस्टर कराना है, आरटीओ के पास जाना है। किस आरटीओ के पास? जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में, एरिया ऑफ अथॉरिटी में आपका
रजिस्टर्ड ऑफिस आ रहा है वहाँ जाना है। सर अगर कंपनी अदर देन मेंशन्ड अबव, अगर पब्लिक कंपनी नहीं है तो देखा जाएगा फर्दर कि वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही। अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो फैक्ट्री जिस आरटीओ की जुरिस्डिक्शन में आ रही है उसके पास जाना, और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही तो बिजनेस एक्टिविटीज जहां पर की जा रही है वो जिस आरटीओ की जुरिस्डिक्शन में आएगा उस आरटीओ के पास जाएंगे रजिस्ट्रेशन के। सर अगर एक कंपनी नहीं है बल्कि पर्सन नॉट इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है या इंडिविजुअल है या एओपी है, तो भाई जहां पर वो बिजनेस कर रहा है वहां पर जाना है। और अगर पर्सन नॉट इनकॉर्पोरेटेड में वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और बिजनेस कर रहा है तो जनाब मैन्युफैक्चरिंग जहां कर रहा है, जहां पे उसकी फैक्ट्री है, वो जिस आरटीओ की जुरिस्डिक्शन में आता है उसके पास जाना है। सर हमने पता है बहस क्या की है, किस आरटीओ के पास जाना है, ये बहस है। तो भाई आप कंपनी है, पब्लिक है, तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे है वो रजिस्टर्ड ऑफिस जिस आरटीओ की जुरिस्डिक्शन में आता है, जिस आरटीओ के एरिया ऑफ अथॉरिटी में आता है वहां पर जाना, जिस आरटीओ की हदूद में आता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं है तो देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग है तो फैक्ट्री जिस आरटीओ की हदूद में आती है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो एरिया ऑफ बिजनेस, जिस बिजनेस एक्टिविटी जहां पर हो रही है वो जिस आरटीओ की हदूद में आता है। और अगर कंपनी नहीं है सिरे से तो जनाब अगर इंडिविजुअल है, एओपी है, तो जनाब जहां पर वो बिजनेस कर रहा है वो जिस आरटीओ की हदूद में आता है। अगर एक इंडिविजुअल और एओपी और वो फैक्ट्री भी है और उनका बिजनेस एरिया भी है, तो फैक्ट्री जिस आरटीओ की हदूद में आता है उस आरटीओ के पास जाके दरख्वास्त देनी है रजिस्ट्रेशन की। सर दरख्वास्त में क्या क्या चीज़ें जमा करानी है? सर बैंक सर्टिफिकेट, सर बिजली गैस के मीटर, सर सारी, अगर आपकी बिजनेस है तो सारी ब्रांचेस की डिटेल, अगर आपकी फैक्ट्री है तो जनाब जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ्स, अगर आपकी फैक्ट्री है तो जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ्स ऑफ द फैक्ट्री, और जीपीएस टैग्ड गैस मीटर। सर जीपीएस टैग समझते हैं, जिस तरह हम किसी को लोकेशन भेजते हैं कि हम इधर हैं, सर हम असल में वो जीपीएस टैग करते हैं ना सर, इसी तरह वो कहता है जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ में प्लांट एंड मशीनरी, इंटरनेट से तस्वीर उतार के नहीं भेजनी, प्लांट एंड मशीनरी की एक्चुअल तस्वीर भेजनी है जिसमें आपने टैग करना है कि ये वाली मशीन इस वक्त इस जगह पर पड़ी हुई है। और जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी के मीटर है उसके हवाले से भी जीपीएस टैग्ड होने चाहिए। ये वाली बात जीपीएस टैग्ड प्लांट एंड मशीनरी और जीपीएस टैग्ड मीटर, ये वाली बात किसके लिए है? सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए। अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं। ऑन फर्निशिंग अबव डॉक्यूमेंट द सिस्टम शैल रजिस्टर द एप्लीकेशन फॉर सेल्स टैक्स। सर सारे डॉक्यूमेंट जमा कराए और आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी एक काम रहता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। नादरा के सोलर सेंटर जाके 15 दिन के अंदर अंदर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा लें, विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गई तो ठीक। अगर आपने सारे कवायद जमा करा के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ही ना कराई तो आपको अच्छा भला जो रजिस्टर किया था रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो सर ऑफिसर आता है आपके पास, फील्ड ऑफिसर आता है चेक करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो ठीक थी या अभी झूठ ही था। सर वो सारी चीज़ें चेक करेगा। अगर चेक करते हुए उसे कोई गलती मिली या कोई डेफिशिएंसी हुई तो 15 दिन के अंदर अंदर आपने उसे वो डॉक्यूमेंट देना है और डेफिशिएंसी ख़त्म करनी है। और अगर वो ख़त्म ना की तो जो रजिस्टर आपको पहले कर दिया था वो क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे, आपका नाम एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट से निकाल देंगे। सर कवायद जमा कराने पर उन्होंने आपको रजिस्टर कर दिया था, बायोमेट्रिक नहीं कराई, फारिग। आपने ऑफिसर आया था चेक करने के लिए, उसने कोई डेफिशिएंसी बताई थी, आपने वो रिमूव नहीं की, फिर भी आपका नाम निकाल देंगे। सर एक बंदा चाहता तो है रजिस्टर, एक बंदा रजिस्टर होना चाहता है एज मैन्युफैक्चरर। अब जरा एक स्टोरी सुनिएगा, अगर वो समझ आ गई तो फिर बात बेहतर आपको पता चल जाएगी।
सर यहां पर बताता हूं, एक बंदा मैन्युफैक्चरर के तौर पे रजिस्टर होना चाहता, कॉन्सेप्ट ले लेंगे ना तो रट्टा लगाने में आसानी होगी। एक बंदा मैन्युफैक्चरर के तौर पे रजिस्टर होना चाहता है, उसने इंपोर्ट की है प्लांट एंड मशीनरी और उस पर इनपुट टैक्स क्लेम करना चाहता है। अब जो बंदा इंपोर्ट करता है प्लांट एंड मशीनरी और इनपुट टैक्स क्लेम करना चाहता है, तो इनपुट टैक्स तो वही क्लेम करेगा जो क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। अब उसे कहा कि भाई ये तो रजिस्टर्ड ही हो कर सकता है, तो उसने कहा चलो ठीक है मैं रजिस्टर हो जाता हूं। उसने कहा मैं रजिस्टर हो जाता हूं। जब उसने उससे कहा मैं रजिस्टर हो जाता हूं, तो उन्होंने कहा अपने कवाइफ जमा कराओ। उसने बैंक सर्टिफिकेट जमा करा दिया, उसने प्रेमिसेस की जीपीएस टैग फोटोग्राफ जमा करा दी, बिजली पानी गैस के मीटर जमा करा दिए। उन्होंने कहा जीपीएस टैग फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी भेजो। कहता है वो तो इंपोर्ट करने के लिए, वो वही तो इंपोर्ट करनी है। अब जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मौजूद नहीं है, सर ये बंदा रजिस्टर नहीं हो सकता। सर आप मेरा पॉइंट समझ गए, ये बंदा रजिस्टर नहीं। अब वो कहते हैं मैं इनपुट क्लेम करना चाहता हूं, उसके लिए रजिस्टर होना चाहता हूं, उसके लिए फोटोग्राफ चाहिए जीपीएस टैग प्लांट एंड मशीनरी की, वो मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करूं। इन्होंने खाल निकाला, इन्होंने कहा तुम टेम्परेरीली रजिस्टर हो जाओ। उन्होंने कहा बड़ा लंबा प्रोसेस होगा, एक लंबे चक्कर में डाले। उन्होंने कहा बिल्कुल लंबा प्रोसेस नहीं है, 72 घंटे के अंदर अंदर तुम टेम्परेरी रजिस्टर हो जाओगे। और ये रजिस्ट्रेशन कितने टाइम के लिए है, सिर्फ 60 डेज के लिए। 60 डेज के अंदर अंदर ये पता कैसे रजिस्टर हो गए, टेम्परेरी रजिस्टर हो गए। सर अपनी गुड्स डिक्लेरेशन या बिल ऑफ लेडिंग यानी इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट बाकायदा शो कराओगे, जमा कराओगे तो रजिस्टर हो जाओगे। और रजिस्ट्रेशन के 72 घंटे, आप 72 घंटे के अंदर रजिस्टर हो जाओगे और ये 60 दिनों तक के लिए रजिस्टर होगी। आप अपनी मशीनरी मंगवा लो। सर इस पीरियड के दौरान जब आप टेम्परेरीली रजिस्टर हुए हैं, तो क्या आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज नो, इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, जो भी चीज आप खरीदेंगे उस पर इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे, तो फिर फायदा क्या होगा? अच्छा, ना आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते तो फायदा क्या होगा? सर आप इनपुट टैक्स क्या कर सकते हैं, कैरिड फॉरवर्ड कर सकते, ये असल फायदा है। टेम्पररी रजिस्टर्ड बंदा इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड कर सकता है, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। तो ये स्टोरी थी कि आपने अगर टेम्पररी रजिस्टर हो गए तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं। जब प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी तो आप टेम्पररी से परमानेंट रजिस्टर हो जाएंगे। जब रजिस्टर हो जाएंगे तो वो जो टेम्पररी रजिस्टर होते वक्त आपने इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड किया था वो क्या कर सकेंगे, वो क्लेम कर सकेंगे। ये असल टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का फायदा है। लो सर, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। सर कमिश्नर को लगा कि एक बंदे को रजिस्टर होना चाहिए, उसने से कहा भाई तुम रजिस्टर क्यों नहीं होते, तुम्हें शर्म नहीं आती रजिस्टर हो? उसने कहा अब दो ऑप्शन है, या वो जवाब देगा या वो जवाब नहीं देगा। अगर उसने जवाब दिया, उसने कहा भाई मुझे बिल्कुल शर्म आती है और मैं रजिस्टर लेकिन आप मेरे से बात करें। उसने, ये बंदा टैक्स पेयर जिसको कमिश्नर ने नोटिस दिया था, आपस में बैठ के बातचीत की, कमिश्नर ने इसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी, बात की और इस नतीजे पे पहुंचे कि इसको रजिस्टर होना चाहिए, तो कमिश्नर उसको रजिस्टर कर देगा कंपल्सरीली और उसको कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू रजिस्टर कर देगा। ये पहली 3 बातें। अच्छा, एक केस ये है कि जब कमिश्नर ने उसको नोटिस दिया और उसने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम रजिस्टर्ड नहीं हो, तो उसने खामोशी इख्तियार की, उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। कमिश्नर को इससे और ज्यादा गुस्सा चढ़ा। कमिश्नर ने उससे बातचीत किए बगैर उसको जबरदस्ती क्या कर दिया, कंपल्सरीली रजिस्टर कर दिया। सर जब कंपल्सरीली रजिस्टर किया
तो सर हर वो बंदा जो रजिस्टर्ड है उस पर जिम्मेदारी है कि सेल टैक्स के कवानीन की पाबंदी करे, कंप्लाई करे। अच्छा, अब वो कंप्लाई करने से, चूंकि वो तो बंदा जवाब ही नहीं दिया था, इसने उसे रजिस्टर कर दिया, ये उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं पूरी कर रहा था सारी सेल टैक्स की, तो कमिश्नर अब मजीद उसको नोटिस भेजेगा। रिकॉर्ड दो, खुद पेश हो, या कोई और एक्शन जो कानूनी एक्शन लेना चाहता है कमिश्नर लेगा। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कमिश्नर कहे यार मैं ज़्यादा ही जज्बाती हो गया था, इस बंदे को तो रजिस्टर होने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर सब्सिक्वेंटली पता चलेगी वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, वो बंदा कहता है भाई आपने नोटिस भिजवाया, मैं तो मुल्क से बाहर था, मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया, अब मैं 6 माह बाद मुल्क में आया हूँ वापस, अब आपने जो है मुझे इतने ज़्यादा नोटिस भिजवाए हुए हैं और मुझे रजिस्टर किया हुआ है। तो वो कहता है ओहो मुझे गलत फहमी हो गई थी, वो सारे जो नोटिस आए हैं उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, मैं आपको यहाँ से कंप्यूटराइज सिस्टम से आपको आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता हूँ। तो उसका जो पहले उसने नोटिस भेजे थे उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। सर जी बात समझ में आ गई? ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन थी। सर डी रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन क्या है? आप रजिस्टर्ड थे लेकिन कारोबार ही खत्म हो गया, या आप जो चीजें बेचते थे अब वो एग्जेम्प्ट हो गई, या आपने बिजनेस बेच दिया, या मर्जर हो गई, या 6 माह से आप कोई रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो इस केस में आप डी रजिस्टर हो जाएंगे। प्रोसीजर पता क्या है? आप कमिश्नर को दरख्वास्त देंगे मुझे डी रजिस्टर कर दो, कमिश्नर आपकी दरख्वास्त के 90 दिन के अंदर अंदर या जितने पैसे आपके बनते थे ड्यूज वो क्लियर करके आपको डी रजिस्टर कर देगा। अलबत्ता कमिश्नर साहब को जब कोई बंदा कहता है ना भाई मुझे डी रजिस्टर कर दो, कमिश्नर साहब के ज़हन में आता है ये आखिरी बार ही आया है, इससे जो निकाल सकते हैं वो निकाल लें। वो कहता है भाई आपका ऑडिट होगा, कमिश्नर साहब उसका ऑडिट शुरू कर देते हैं, प्रोसीडिंग होती है, नतीजा निकलता है, फाइनल पता चलता है इससे इतने पैसे लेने हैं, वो जब ड्यूज क्लियर करता है फिर उसको डी रजिस्टर किया जाता है। या जब वो ड्यूज क्लियर होंगे या जब 90 डेज ऑफ एप्लीकेशन विच एवर इज लेटर तब उसे डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। सर एक बंदा जो 6 माह तक कंसेक्यूटिव रिटर्न नहीं फाइल कर रहा था, कमिश्नर उसको नोटिस भेजेगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद उसको रजिस्टर कर देगा। सर एक बंदा रजिस्टर्ड था, अच्छा भला डी रजिस्टर्ड हो गया है, उसने 35,000 रुपये एक बंदे के देने थे, क्या अब भी वो पेबल होंगे? यस। रजिस्टर्ड या डी रजिस्टर होने से जो ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटीज हैं उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये तो मामला बिल्कुल सीधा सीधा था और शराफत वाला था, डी रजिस्ट्रेशन वाला। असल गेम ये है सस्पेंशन वाली, जहां पर बंदा ही 2 नंबरी कर रहा होता है, टैक्स चोरी कर रहा होता है, टैक्स फ्रॉड कर रहा होता है। सर इस केस में कमिश्नर साहब को पता, एक स्टोरी सुन लें उसके बाद आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर एक सरकारी महकमे में एक बंदा जो है वो रिश्वत ले रहा होता है, उसकी वीडियो बन जाती है, वो वीडियो वायरल हो जाती है कि ये बंदा जो है वो अपने पैसे वापस ले रहा था, वो वीडियो वायरल हो जाती। अच्छा, सबसे पहला काम मिसाल के तौर पे कोई भी डिपार्टमेंट है, लेट्स से पुलिस डिपार्टमेंट है, तो जनाब वो पैसे ले रहा था अपने वापस, तो सबसे पहला काम ये होता है कि जनाब बाकी गल्लां ते बाद च होनी है, पहले दी वर्दी लवा दें, पहले उसको क्या करें, सस्पेंड कर दें, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है, फिर देखते हैं क्या वाकई इसने रिश्वत ली या इसने उससे अपने पैसे ही वापस लेने थे या बकाया लेने थे। ठीक हो गया, ये इस पर तहकीक होगी। अगर तहकीक के बाद साबित हो जाए कि वो बंदा ने कोई जुर्म नहीं किया तो उसे बहाल कर देंगे, और अगर साबित हो जाए कि ये वाकई मुजरिम है, उसने रिश्वत ली थी, तो फिर उसे डिसमिस कर देंगे और उसे सजा होगी। और मेरी बात समझ आ रही है? सर अगर ये स्टोरी आपकी समझ में आ गई तो अब आ जाओ टैक्स की बात। एक बंदा जो है वो टैक्स चोरी कर रहा था, कमिश्नर के पास सॉलिड सबूत आ गया, बगैर कोई नोटिस दिए पहला काम तो उसने ये करना है कि उसको सस्पेंड कर देना। ये सस्पेंड कब करेगा? जब इन 6 में से कोई बात हो रही होगी। नॉन अवेलेबिलिटी, वो बंदा खुद मौजूद ही नहीं है, वो टैक्स डिपार्टमेंट वाले फैक्ट्री के बाहर की है, गार्ड ने कहा है, 4 गार्ड सामने इकट्ठे हो गए बंदूक तान के कि कोई अंदर तो आगे दिखाए,
तो टैक्स वालों ने कहा नहीं नहीं हम तो गुजर रहे थे तो वापस चले जाते हैं। ठीक हो गया सर, उन्होंने अंदर आने नहीं दिया। एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल है, सेल हो नहीं रही, परचेज होती जा रही है, इनपुट क्लेम करते जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता ना, इसका मतलब है सेल हो रही है लेकिन आप शो नहीं कर रहे। सर आप ब्लैक लिस्टेड या सस्पेंडेड पर्सन से सेल करें, ये भी गलत है। आप ये भी नहीं कर सकते कि ब्लैक लिस्टेड या सस्पेंडेड पर्सन से ही सेल मेजर सेल करें। और यहाँ आप सेल टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, या रिकमेंडेशन ऑफ द कमिश्नर, किसी दूसरे कमिश्नर ने कह दिया कि ये उसने कह दिया कि इस बंदे को डी रजिस्टर कर दो। अगर कुछ ऐसा है तो फिर इस बंदे को डी रजिस्टर नहीं सॉरी सस्पेंड कर दो, तो इसे सस्पेंड किया जाएगा। सर ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से उससे बगैर नोटिस दिए क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया। सर एक पॉइंट है वो जरा समझिएगा, उसमें मैं क्रस्ट भी बता दूंगा। और सर जरा देखिएगा, ये एक ज्यूरिसडिक्शन है, इसमें एक बंदा है ए, ये दूसरी ज्यूरिसडिक्शन है, इसमें एक बंदा है बी। ये बी बंदा ब्लैक लिस्टेड बंदा है, ये ए जो है ये बी से परचेजेस कर रहा है सारी, और बी एक ब्लैक लिस्टेड पर्सन है सर। अब इस ज्यूरिसडिक्शन का कमिश्नर जो है, इस ज्यूरिसडिक्शन का जो कमिश्नर है वो इस ज्यूरिसडिक्शन के चीफ कमिश्नर को कहता है कि आपका बंदा मिस्टर ए जो है वो मेजर परचेजेस किससे कर रहा है, मिस्टर बी से कर रहा है, जो कौन है, ब्लैक लिस्टेड है। आप इसको तो पहले फारिग करें ना, आप इसको तो पहले सस्पेंड करें। ओ भाई बात समझ आ रही है? एक चीज मेरी बात समझिए, यहां पे इसने 100 रुपए की परचेज की और यहां पे इसने 100 रुपए की सेल की। इसने जो 100 रुपए की सेल की 17% आउटपुट था, इसने 100 रुपए की परचेज की 17% इनपुट था। सर इसका आउटपुट बी का आउटपुट ए के इनपुट के बराबर होगा, यस और नो? और यार आना दे करो। सर जी ये क्रस्ट है, क्रॉस मैच हो रहा है, जिसने सेल की उसका आउटपुट और जिसने परचेज की उसका इनपुट आपस में क्या कर रहा है, मैच कर। ये क्रस्ट है, क्रस्ट एक ऐसा सिस्टम है जो ये करता है। अब हुआ क्या, मिस्टर ए ने परचेजेस की मिस्टर बी से, तो मिस्टर बी का आउटपुट मिस्टर ए के इनपुट के साथ टैली होगा, और मिस्टर ए अगर उसकी रिटर्न जमा करा के उसको शो करेगा सेल को, तो मिस्टर ए के लिए वो इनपुट के तौर पे क्लेम कर सकता है मिस्टर ए। सर अब आपको समझ आई, दूसरी ज्यूरिसडिक्शन का बंदा अगर रेकमेंड करे तो क्यों आपको सस्पेंड किया जा सकता है? सर समझ आ रही है? ये असल स्टोरी है। जी हम आ गए हैं सस्पेंशन में, और ये सारी बात इस पैरे में लिखी हुई है जो मैंने आपको भी बताई। सर आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले डी रजिस्ट्रेशन में भी हमने यही पढ़ा था, 6 माह तक आपने कंसेक्यूटिव रिटर्न नहीं जमा कराई तो आपको डी रजिस्टर कर देंगे। सस्पेंशन में भी यही है, 6 माह तक कंसेक्यूटिव रिटर्न नहीं जमा कराई तो सस्पेंड कर देंगे। दोनों में फर्क क्या है? सर अगर आपका टैक्स नहीं बनता था और आपने रिटर्न नहीं जमा कराई तो आपको डी रजिस्टर कर देंगे, और अगर आपका टैक्स बनता था और आपने रिटर्न नहीं जमा कराई तो क्या करेंगे, तो आपको सस्पेंड करेंगे। सर जो बंदा सस्पेंड होता है आपको पता है उसके साथ होता क्या है? जो बंदा सस्पेंड होता है उसकी इश्यू की हुई इनवॉइसेस पर कोई इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। सबसे पहली बात, जो बंदा सस्पेंड हुआ वो खुद इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता, एक नुकसान। दूसरा, उसकी इशू की गई इनवॉइसेस पर कोई और इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता, यानी जब वो परचेज करेगा तो इनपुट क्लेम नहीं कर सकेगा, एक नुकसान। दूसरा, कोई उससे खरीदेगा नहीं, क्यों यार, उससे जो खरीदेगा वो इनपुट क्लेम करना जाएगा, इनपुट उसका क्लेम नहीं होगा, तो उसकी सेल भी नहीं हो पाएगी
क्योंकि उसकी इशू की हुई इनवॉइसेस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा, और वो परचेज करेगा तो खुद इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेगा। सर जी ये होता है। सर एक सवाल पास पेपर में 2-3 बार आया है, पता है क्या सवाल है? एक बंदा 1/1/2022 को सस्पेंड हो गया। एक इनवॉइस इसने इशू की हुई थी 25/12/2022 को 2021 को, और एक इनवॉइस इसने इशू की हुई थी 5/12/2022 को। सर सस्पेंड होने के बाद की जो इनवॉइस इशू की है, क्या इस इनवॉइस पर इनपुट क्लेम हो सकेगा? यस और नो? सर जी हाँ ना कर दो। सर जी सस्पेंड हो गया ना, सस्पेंडेड पर्सन की इशू की हुई इनवॉइस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। लेकिन सस्पेंड होने से पहले जो इनवॉइस इशू हुई थी, क्या इस पर इनपुट टैक्स क्लेम होगा? द आंसर इज नो। सस्पेंड होने से पहले जो इनवॉइस इशू की थी सर, उस पर भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। क्यों? सर बंदा जो सस्पेंड हो गया बस फारग। अब इनवॉइस पहले इशू की थी या बाद में इशू की थी फर्क नहीं पड़ता, बंदा सस्पेंड हो गया, इसकी इनवॉइस है, इसको साइड पे रख दो जी, इस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होना। शाबाश। सस्पेंड कर दिया बंदा आपने, 7 दिन के अंदर अंदर उसको शो कॉज नोटिस इशू करना कि तुम्हें क्या तकलीफ थी, तुमने ये सारी हरकतें क्यों की? भला कौन सी वाली हरकतें? ये वाली, ये सारी। सर ये जो मैंने पॉइंट सारे लिखे हैं ये याद करना है सब कुछ आपने। तुमने ये हरकतें क्यों की? कमिश्नर 7 दिन के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस इशू कर देगा और उसे कहेगा इस शो कॉज नोटिस के 15 दिन के अंदर अंदर मुझे जवाब दो। अगर कमिश्नर ने शो कॉज नोटिस ही इशू ना किया तो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन ही खत्म हो जाएगा, और अगर कमिश्नर ने शो कॉज नोटिस इशू किया और उसके 15 दिन के अंदर उसने कहा जवाब तलब किया, लेकिन टैक्स पेयर ने कोई जवाब नहीं दिया या रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं किया या प्रेमिसेस में अंदर नहीं दाखिल होने दिया या कोई और वजह थी, तो इसका मतलब है जुर्म साबित हो गया। अब इसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। यार मैंने पहले एक स्टोरी आपको इसीलिए सुनाई थी, अभी सस्पेंडेड था, कार्रवाई शुरू हुई है, वजह बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। अगर वजह बता दी तो ठीक, अगर खामोश रहा या वजह ठीक नहीं थी तो जुर्म इसका मतलब है साबित हो गया। अब ये सस्पेंड से क्या हो जाएगा? ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। अगर 7 दिन के अंदर शो कॉज नोटिस नहीं भेजा तो ऑर्डर सस्पेंशन खत्म हो जाएगा। और इसके बाद अगला पॉइंट है ब्लैक लिस्टिंग। ऑफेंस कंफर्म हो जाए तो फिर ब्लैक लिस्ट होता है, और जब ब्लैक लिस्ट हो जाए तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है और ब्लैक लिस्टिंग का प्रॉपर ऑर्डर भेजा जाता है जिसमें बताया जाता है कि भाई क्या वजह थी, तुमने क्यों ब्लैक लिस्टिंग की, तुमने कितने पीरियड तक के लिए तुम्हारी इशू की हुई इनवॉइसेस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकेगा, कितनी पेनल्टी है। सर अगर आपने उसे शो कॉज नोटिस भेजा और उसने इसका जवाब नहीं दिया और आपने उसके बाद उसको ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर नहीं दिया, याद है ना शो कॉज नोटिस के 15 दिन के अंदर अंदर जवाब देना था, उसने शो कॉज नोटिस के बाद आपको जवाब नहीं दिया और आपने भी उसी ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग इशू नहीं किया, 90 दिन गुजर गए, तो इसका मतलब है अब वो वापस बहाल हो गया। शो कॉज नोटिस के बाद अगर आपने उसे ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग नहीं दिया तो भी इसका यही मतलब है कि वो वापस बहाल हो गया है। और जैसे ही आप किसी बंदे को सस्पेंड करते हैं, ब्लैक लिस्ट करते हैं, पहला काम पता क्या किया जाता है? अपने सारे डिपार्टमेंट्स में और अपने कंसर्न सारे डिपार्टमेंट में सबको बता देते हैं कि ये बंदा जो है वो ब्लैक लिस्टेड है और इसकी इशू की इनवॉइसेस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करना। ऐसे ही जैसे लड़का को उल्टी हरकत करें फॉर एग्जांपल कुछ भी, तो आई कैप वाले कहें आज के बाद ये लड़का यहाँ पर नहीं आएगा, पहले यहाँ पर सारे गार्ड्स को बताएंगे, उसके बाद एक ईमेल बना के सारे आई कैप के सेंटर को ईमेल करेंगे कि ये हमीद नामी लड़का जो है ये अब अगर अंदर आने लगे तो इसको बिल्कुल अंदर ना आने दें, इसका CRN हमने कैंसिल कर दिया। ठीक हो गया सर। ये ब्लैक लिस्टिंग
इस बिल्कुल इसी तरह ये सारे डिपार्टमेंट्स को, कंसर्न डिपार्टमेंट को बता दिया इसकी इशू की हुई इनवॉइस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। सर टैक्स वाले इतने जज्बाती हो गए, अब कहते हैं अगर आपने टैक्स नहीं जमा कराया हम बिजली और गैस का मीटर ही काट देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे सप्लाई ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी टू द फॉलोइंग पर्सन, जिनको अगर टायर 1 जो था उसने फेल टू रजिस्टर फॉर, अगर वो रजिस्टर ना हुआ तो उसको ख़त्म कर देंगे, और टायर 1 रिटेलर ने इंटीग्रेट ना किया, सर एफबीआर सिस्टम को इंटीग्रेट करना है ना, अगर ना किया तो हम क्या कर देंगे, हम गैस और बिजली बंद कर देंगे। लो सर, ये जो एरिया था सबसे ज़्यादा इसमें से टेस्टिंग होती है। अलबत्ता अगला जो एरिया है उसको भी देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 18। सर सेल टैक्स पेबल कैसे निकलेगा, आउटपुट माइनस इनपुट। आप इनपुट जो आपने लिया और वो एडजस्ट नहीं हो सका उसे कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं, हाँ जी, कितने अरसे के लिए, 6 साल के लिए। सर अगर रेट चेंज हो गया, ये वाली बात इस वक्त बड़ी बड़ी बेहतरीन एप्लीकेबल है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रेट 17 से 18 हुआ है, तो सर जिस वक्त सप्लाई हुई उस वक्त का रेट लगता है, जिस वक्त सप्लाई हुई उस वक्त का रेट लगता है। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो जिस वक्त गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट किया उस वक्त का रेट लगेगा। अगर आपने अभी कन्वेंस नहीं आई, अभी माल नहीं आया, आपने गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट कर दिया इन एडवांस, तो जिस वक्त माल आएगा उस दिन का रेट लगेगा। और अगर आपने गुड्स डिक्लेरेशन तो प्रेजेंट कर दिया लेकिन पैसे जमा नहीं करवाए, 7 दिन से ज्यादा हो गए पैसे जमा नहीं कराए, तो 7 दिन के बाद जब आप पैसे जमा कराएंगे उस दिन का रेट लगेगा सेल टैक्स का। अब डिटरमिन होगा कि 17 है या 18 है। सर समझ आ रही बात की? तो ये टाइम ऑफ सप्लाई इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर कब टैक्स जमा कराना है, इंपोर्ट किया है तो कस्टम ड्यूटी के साथ जमा करा दें, और उसके अलावा किस तरह जमा कराना है, जिस तरह कस्टम ड्यूटी कराई है उस तरह जमा करा दें, नहीं तो नेशनल बैंक में जमा कराएं। आउटपुट टैक्स क्या है, सेल पर टैक्स लगे, सप्लाई आउटपुट टैक्स है, एफईडी सेल टैक्स मोड में लगे वो भी आउटपुट टैक्स है। सर सर्विसेज पर, सर्विसेज देने पर जो टैक्स चार्ज हो वो भी आउटपुट टैक्स है। तो भाई डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, ये कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट एरिया। अगर गुड्स, अगर माल एक्सपायर हो गया और आप माल जलाने लगे थे तो खुद जलाने की बजाय एफबीआर के नुमाइंदे को बुलाएं और उसके सामने माल को आग लगाएं। इससे पता क्या होगा, आपका ये माल सप्लाई तस्वुर नहीं किया जाएगा और आउटपुट टैक्स आपसे उसका नहीं मांगा जाएगा, एफबीआर वाले उससे आउटपुट आपको नहीं मांगेंगे। तो होगा क्या, अगर 100 रुपये का माल था, 100 रुपये का माल था जो आपने 50 का खरीदा था, ये माल हो गया एक्सपायर। अब आपने इसको लगानी थी आग, इसको करना था डिस्ट्रॉय, तो आपने क्या किया, आपने ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर के सामने उसको आग लगाई। इससे क्या होगा, आउटपुट चार्ज नहीं होगा। ये जो 50 रुपये पर आपने इनपुट पे किया था, क्या ये क्लेम कर सकेंगे? द आंसर इज ये भी क्लेम कैन नॉट बी क्लेम्ड, इसको भी क्लेम नहीं कर सके। गल मुक गई सर। अगर आपने असिस्टेंट कलेक्टर की मौजूदगी के बगैर ही इसको आग लगा दी माल को, तो पता क्या होगा, 100 रुपये का 17% चार्ज होगा। कितना बना, 17। और फिर 50 रुपये का जो खरीदा था
आपको उसका इनपुट भी क्लेम करेंगे और फिर ये बनेगा 8.5 आपको इजाफी जमा कराना होगा। सर जी बात समझ आ रही है? यानी अगर असिस्टेंट कलेक्टर के सामने जलाएंगे तो आउटपुट चार्ज नहीं होगा और इनपुट क्लेम नहीं होगा। अगर असिस्टेंट कलेक्टर के सामने नहीं जलाएंगे तो आउटपुट चार्ज भी होगा और फिर उससे रिलेटेड इनपुट भी क्लेम होगा। ये डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स की बात थी। सर इनपुट कब क्लेम करना है? सर इनपुट क्लेम करने के लिए 2-3 बातें बड़ी जरूरी है। न्यूमेरिकली सुन लीजिए। सप्लाई होगी, उस बंदे ने अपनी रिटर्न में शो जिसको आपने पैसे दिए हैं या जिससे आपने परचेज की हैं, उसने रिटर्न में आउटपुट चार्ज किया हुआ है तो आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। सर सप्लाई का होना जरूरी है, जिस बंदे से आपने खरीदा उसने डिक्लेयर किया है, ये होना जरूरी है। तीसरे नंबर पे सर आपके पास उसका सबूत होना जरूरी है। सर परचेज का क्या सबूत होता है? इनवॉइस। परचेज का क्या सबूत होता है? इनवॉइस। बिजली के बिल। सर इंपोर्ट गुड्स डिक्लेरेशन। सर ऑक्शन ट्रेजरी चालान। और जिस बंदे से खरीदा है उसने क्या किया हो? शो किया हो अपनी रिटर्न में, डिक्लेयर किया अपनी रिटर्न में, तो ही आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। सर एक बंदा कहता है मैंने 1 लाख रुपए की चीज़ें खरीदी लेकिन मेरे पास इनवॉइस सिर्फ 50,000 की है। सर जी 50,000 पर ही वो इनपुट क्लेम कर सकता है, 1 लाख पर नहीं कर सकता। सर कब इनपुट क्लेम नहीं करना? ये जिस तरह डिडक्शन नॉट अलाउड सुपर इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स में, उसी तरह ही इनपुट टैक्स नॉट एडमिसिबल, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है सेल्स टैक्स में। सर जी गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ टैक्सेबल गुड्स। गुड्स और सर्विसेज जो कि टैक्सेबल गुड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। सर एक्स्ट्रा टैक्स, याद है फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स 2 थे। फर्दर टैक्स तो सजा थी, एक्स्ट्रा टैक्स एफबीआर ने अपनी मर्जी से लगाया है। सर दोनों इनपुट क्लेम नहीं, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा एक्स्ट्रा टैक्स अगर आपने पे किया है तो। सर अगर एफबीआर कह दे फलां आइटम के बेचने पर जो टैक्स देंगे वो क्लेम नहीं होगा तो हमने कहना अच्छा जी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। सर अगर जिस बंदे को आपने टैक्स पे किया उसने आगे जमा नहीं कराया, गवर्नमेंट ट्रेजरी के पास पैसे नहीं आए, तो आप तब भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट इनवॉइसेस मौजूद नहीं है तब भी आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। अगर क्रस्ट में डिस्क्रिपेंसी आ गई है तब भी आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने खुद कंज्यूम कर लिया या बिजनेस या नॉन बिजनेस कंजम्पशन है, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। टैक्सेबल सप्लायर से रिलेटेड नहीं है, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड चीजें हैं। सर बिजली की वायरिंग है, सर पेंट है, सीमेंट है, ईंटें हैं, बजरी है, सैनिटरी का सामान है, कंस्ट्रक्शन का सामान है, वायर्स और केबल्स हैं जो आपने बिल्डिंग के साथ जोड़ दी हैं उनमें से किसी चीज पर भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप बेचते हैं, आपने वायर खरीदी और उसका इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बना के बेच दिया, आप वायर पर जो इनपुट टैक्स दिया क्लेम करेंगे? यस। लेकिन अगर आपने वो बिल्डिंग में इस्तेमाल कर लिया है तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करेंगे। सर गाड़ी, बिजली और गैस की अप्लायंसेस, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, इन सब पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करते, सिवाय इसके कि आप सेल परचेज करके आगे ही बेचते हो, तो वो अलग बात है। और एक्सक्लूडिंग गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और रीसेल। सर इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर ऐसा वाहिद इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है जिसकी परचेज पर इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, उसके अलावा इनपुट टैक्स क्लेम कर ही नहीं सकते। सर अगर सर्विसेज पर कोई टैक्स है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं क्लेम करना तो नहीं क्लेम कर सकते। सर प्लांट एंड मशीनरी आपने इंपोर्ट की है जिस पर 7% टैक्स दिया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। सर आपने कंप्रेसर इंपोर्ट किए, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। सर
आपने इनपुट टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू सप्लाईज मेड बाय मैन्युफैक्चर टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, जितने परसेंट सप्लाईज अनरजिस्टर्ड पर्सन को की जाएगी उतने परसेंट इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। सर जी ये वाली बात मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हुई है, जब मैं परसों आपको बिजनेस पढ़ा रहा था यही वाला जुमला ही था। जितने परसेंट सेल्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है उतने परसेंट एक्सपेंस एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। यस और नो? सेम बात है। जितने परसेंट सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है उतने परसेंट इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते प्रोरेटा बेसिस अनरजिस्टर्ड पर्सन। सर सुनिएगा, उसने कहा 1 लाख तक की इनवॉइस हो ना तो फिर तो खैर है, लेकिन अगर 1 लाख से ऊपर की इनवॉइस हो तो बंदे का नाम CNIC NTN जरूर आपने मेंशन करना है, और अगर आपने वो भी नहीं किया तो आप उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। सर जी बात समझ में आ रही है? सर CNIC और NTN भी मेंशन नहीं है सेल्स टैक्स इनवॉइस पर, तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। इफ पर्सन डील्स इन टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, अच्छा अगर एक बंदा टैक्सेबल सप्लाई भी करता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी करता है तो क्या इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे? सर जितने परसेंट टैक्सेबल सप्लाई होगी उतने परसेंट इनपुट टैक्स क्लेम कर लेंगे, जितने परसेंट टैक्सेबल नहीं होगी उतने परसेंट नहीं करेंगे। अपोर्शनमेंट का एक कॉन्सेप्ट है सर, अपोर्शनमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। मैं अगला सेशन शुरू ही अपोर्शनमेंट के कॉन्सेप्ट से करूंगा, चूंकि वो बुनियादी तौर पे एक जो है वो न्यूमेरिकल पार्ट है, इस पे 5-7 मिनट लग जाएंगे, तो मैं इस सेशन से टाइम सेव करना चाह रहा हूँ। सर जी अगली बात जो बड़ी कीमती है, 4 बातें नोट कीजिएगा। 50,000 से ऊपर की खरीदारी हो तो क्रॉस बैंकिंग चैनल से करनी है और उसकी पेमेंट 180 दिन के अंदर करनी है, और एक बिजनेस बैंक अकाउंट से दूसरे बिजनेस बैंक अकाउंट में उसकी पेमेंट करनी है, तो आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हो। 4 बातें कही हैं। 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन, पेमेंट किस तरह करनी है? क्रॉस चेक के जरिए। कितने दिन के अंदर? 180 दिन के अंदर। और पर्सनल अकाउंट से कर सकते हैं, बिजनेस बैंक अकाउंट से दूसरे बिजनेस। अगर ये सारी बातें शर्तें पूरी होनी चाहिए, अगर कोई एक शर्त भी रह गई तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। सर आपको बताता हूं, मिस्टर ए ने जनवरी में परचेजेस की थी 1 लाख की, और इस पर इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया था 17,000 का। पेमेंट नहीं की, जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, 180 दिन पूरे हो गए, अगस्त आ गया। सर जैसे ही 180 दिन पूरे हुए तो ये जो इनपुट टैक्स आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके थे ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। 180 दिन पूरे होने के बाद जो इनपुट टैक्स आप पहले क्लेम कर चुके थे वो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। सर सेल्स टैक्स एक्रूअल बेस पर टैक्स होता है, ध्यान में रखिएगा। मैंने परचेज की, मुझे इनपुट टैक्स मिलेगा, अभी पेमेंट नहीं की लेकिन इनपुट टैक्स मैं क्लेम करूंगा। मैंने सेल की, अभी पैसे वसूल नहीं किए लेकिन आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। ध्यान में रखिएगा, ये एक्रूअल है, ये कैश नहीं है। बाज़ औक़ात हम समझाने के लिए आपको कह देते हैं कि पैसे वसूल किए हमने तो आउटपुट होगा, पैसे अदा किए हैं तो इनपुट होगा, लेकिन ये असल में एक्रूअल बेस है, रिसीट बेस नहीं। आपने 180 दिन के अंदर पैसे दे दिए, उस बंदे ने कैश नहीं कराए, आपका कसूर है? नहीं, आप इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे। सर बाज़ औक़ात तो चीज़ के बदले चीज़ देते हैं, और अगर चीज़ के बदले चीज़ दी हो तो क्या
तब ये वाला रूल अप्लाई होगा। वो कहता है बिल्कुल अप्लाई होगा, लेकिन शर्त यह है कि दोनों चीज़ें टैक्सेबल होनी चाहिए। और इस केस में अगर 50,000 से कम की अमाउंट भी कैश में दी गई है तो वो भी क्रॉस चेक के जरिए दी जाएगी। सर आपको अगली अहम बात, इनपुट टैक्स कैन नॉट बी मोर देन 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स 90% ऑफ आउटपुट टैक्स से ज्यादा नहीं हो सकता, और जो इजाफी होगा वो क्या हो जाएगा, कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगर आपने एक्सपोर्ट की होगी तो क्या हो जाएगा, रीफंड हो जाएगा। रिफंड पता है कितने दिन के अंदर अंदर होगा, 45 डेज के अंदर अंदर रिफंड हो जाएगा। सर अगर किसी बंदे की कोई पेनल्टी हो और वो उसने वसूल करनी हो तो इसका पता क्या तरीका है, अगर कोई पेनल्टी उसने वसूल करनी है तो वो पेनल्टी उसने देनी है, उसका रिफंड बनता था 1 लाख रुपया और उसको 10,000 रुपये पेनल्टी लग गई थी, तो सर 10,000 एडजस्ट होने के बाद अब बकाया रिफंड 90,000 दिया जाएगा। यानी अगर कोई पेनल्टी या डिफॉल्ट सरचार्ज है तो वो रिफंड में से एडजस्ट होने के बाद मिलेगा। सर अगर पता चल जाए, रीजन टू बिलीव आ जाए कमिश्नर के पास कि एक बंदे ने 2 नंबरी की है या ज़्यादा टैक्स या कम टैक्स दिया है या ज़्यादा रिफंड क्लेम किया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी जो 60 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर बड़ा अफसर आ गया, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल कमिश्नर आ गया, तो ये 60 दिन की कार्रवाई 120 दिन तक एक्सटेंड हो जाएगी। और अगर बोर्ड आ गया तो ये कार्रवाई 9 मंथ तक मजीद एक्सटेंड हो सकती है। सर अगली बात है असेसमेंट की। असेसमेंट की जो बात है उसमें 2 बातें बुनियादी तौर पे। बात नंबर 1, अगर एक बंदे ने टैक्स जमा ही नहीं करवाया या टैक्स कम जमा कराया है तो कमिश्नर से शो कॉज नोटिस देगा और उससे पूछेगा क्या वजह तुमने टैक्स नहीं जमा कराई या क्या कम टैक्स जमा कराया है, और उसको पेनल्टी लगाएगा। अगर उस बंदे ने वो सारी पेनल्टी और सारे पैसे जमा करा दिए जो कमिश्नर से कहेंगे, मसला हल हो गया, यहां पर बात हल हो जाएगी। पहला पॉइंट यहां पर आगे खत्म होता है। दूसरा, अगर उसने टैक्स नहीं दिया, उसने कम दिया है, उसने इनपुट ज्यादा क्लेम किया है, कमिश्नर क्या करता है, खुद कैलकुलेशन करके हिसाब लगाता है कि टैक्स बनता कितना, और फिर कमिश्नर उसको शो कॉज नोटिस देगा और बताएगा कि मेरे मुताबिक तो इतना बनता था, तुमने कम क्यों जमा कराया है। इस केस में उसको बाकी पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज भी जमा कराना पड़ेगा। कमिश्नर ये शो कॉज नोटिस उसे जिस साल में उसने रिटर्न जमा कराई थी वो साल खत्म होने के 5 साल के अंदर अंदर किसी भी पीरियड के हवाले से दे सकता है। लो सर अगली जो बात है वो 19 चैप्टर में न्यूमेरिकली चीज़ें और थ्योरेटिकली कुछ चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक 2 बातें हैं, मैं वो आपसे कर लूँ, फिर उसके बाद एक ही बार ब्रेक करते हैं। सर रिटर्न वाली बात इंपॉर्टेंट है और मैं डायरेक्ट आपके पास समरी वाले पेज पे ही आता हूं। सर जी आम तौर पे रिटर्न कब जमा करानी है, जिस महीने की रिटर्न है अगले महीने की 15 तारीख को मंथली रिटर्न जमा करानी है। स्पेशल रिटर्न जमा करानी है जब रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड बंदे को कमिश्नर कह देगा जमा कराओ तो उसने कहना अच्छा जी मैं करा देता हूँ। फाइनल रिटर्न तब जब वो डी रजिस्टर हो रहा होगा तब करानी है। फिर 30 सितंबर सर पब्लिक या प्राइवेट कंपनी जो है उसके लिए लाजमी है कि वो 30 सितंबर को अपनी एनुअल रिटर्न जमा कराए। ये इंडिविजुअल और एओपी के लिए नहीं है बल्कि सिर्फ कंपनी के लिए। और जो क्वार्टरली रिटर्न है 3 माह वाली रिटर्न, उसके लिए उसने क्या कहा है कि वो रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड बंदे को जिसको कमिश्नर कह दे उसको जमा करानी पड़ेगी। सर रिकॉर्ड जिस तरह से मेंटेन करना है आपने इनकम टैक्स में, बिल्कुल उसी तरह ही आपने सेल्स टैक्स में भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है। किस किस चीज़ का, वही सेल्स और परचेजेस जो किए हैं उसके हवाले से आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। सर जो टैक्स की इनवॉइस होती है उसमें क्या क्या चीज़ें लाजमी होनी चाहिए ये मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बेचने वाले का नाम, एड्रेस और सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, खरीदने वाले का नाम, एड्रेस और सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर,
बेचने वाले का भी, खरीदने वाले का भी। सर अगर वो 1 लाख से ऊपर की चीज़ें खरीद रहा है तो उसका CNIC और NTN नंबर ज़रूर होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो, रजिस्टर्ड है तो फिर तो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। सर इनवॉइस की डेट, इनवॉइस की अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, सेल्स टैक्स और इनवॉइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ये सारी बातें हैं सर। ये सारी बातें इनवॉइस में लाजमी शो हो रही होनी चाहिए। सर जो रजिस्टर्ड नहीं होता वो सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। सेल टैक्स इनवॉइस जरूरी नहीं कागज में हो, PDF भी हो सकती है सर सेल्स टैक्स इनवॉइस की। अगर सब्सिक्वेंटली प्रूव हो जाए कि जिस बंदे ने परचेज की थी उसने CNIC 2 नंबर दिया था, तो इसमें सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सर ये रिकॉर्ड सेल टैक्स का अपने पास कितने अरसे के लिए रखना है? 6 साल के लिए महफूज रखना है। सर ये वाला ये ऑडिट का एरिया है सर। 3.1 के साथ अगर आप मार्क कर लेना ऑडिट, तो ये ऑडिट है। सर इनकम टैक्स में जो ऑडिट पड़ा था बिल्कुल सेम है। कमिश्नर साहब किसी बंदे को कहे जी मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराओ, इंफॉर्मेशन दो, तो सर उसके लिए इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी देना ज़रूरी है। सर उसके अलावा कमिश्नर साहब उसको डिटेल से चेक करेंगे। चेक करने के बाद बताएंगे कि जनाब इसने कोई टैक्स चोरी तो नहीं किया। वहाँ रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट उससे कहेंगे कि तुम शो कॉज नोटिस देंगे, वजह बताओ कि तुमने क्यों टैक्स जमा कराया, और उसे फिर वो टैक्स बकाया जमा कराना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन कॉल होगी। ये ऑडिट वाली वही बात है जो हमने वहाँ पर पढ़ी। सर इसी में यहाँ पर एक बात और है जो बिल्कुल इनकम टैक्स वाली है। सर ऑडिट वाली बात भी इनकम टैक्स वाली है, और यहाँ पर एक बात और है, अगर मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ तो एक्सटेंशन, बिल्कुल सर इसके साथ भी लिख लीजिए, ये भी इनकम टैक्स वाली है, सेम अल्फाज भी वही, ये भी इनकम टैक्स वाली है एक्सटेंशन। चैप्टर नंबर 14 का यूनिट नंबर 8 है, ये रिपीट हो रहा है, और ये भी वहां से करना है आपने, और वो भी। सर सैंपल ड्रॉ करना होता ये है कि आप वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमिन करने के लिए सैंपल को ड्रॉ कर रहे होते हैं, और जो सैंपल आप ड्रॉ करेंगे उसके हवाले से वो कहता है वो अगेंस्ट द, जो टैक्स वाले ड्रॉ करते हैं FBR वाले, वो अगेंस्ट द प्रॉपर रिसीट ड्रॉ करते हैं। सर ये वाली बात उसने कही है, और सिर्फ उतनी मिनिमम क्वांटिटी जितनी वैल्यू डिटरमिन के लिए जरूरी है। अगर एसोसिएट के दरमियान में ट्रांजैक्शन हो रही हो तो अगर एसोसिएट के दरमियान में ट्रांजैक्शन हो रही हो तो उसके लिए हम ओपन मार्केट वैल्यू लेते हैं। ये बात हमने पहले पढ़ ली हुई है। सर ब्रेक कर लेते हैं, 11:30 का रख लीजिए अपने जहन में टाइम। मैं प्लान ये है कि मैं आपको फुल, एक तो अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह एक फॉर्मेट फुल फ्लेज बताऊंगा, फिर तीसरे नंबर पे जो लेटेस्ट अटेम्प्ट में सवाल आया है इंशाल्लाह वो वाला सवाल कराऊंगा, और चौथे नंबर पे वाइंडिंग अप के हवाले से कुछ वीडियो खास तौर पे चैप्टर 2 और 3 की जो मैं नहीं प्रोवाइड कर पाया था, इंशाल्लाह उसके बारे में बताऊंगा कि वो मैं आपको प्रोवाइड कैसे करूंगा। सर अभी ब्रेक है हमारी।